This तुमचा conference will पीडीएफ now be फॉर्मॅट आहे recorded. बहुतेक. ओके ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. सर मी हो. इंट्रोडक्शन देतो आणि मग आपण पुढे सुरू करूया. सभी वैद्यगणों का हार्दिक स्वागत है. आज वैद्य अनिल पानसे सर की स्मृति में आयोजित आयुर्बोध इस व्याख्यान माला की 13वें पुष्प में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. आज के इस व्याख्यान के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वैद्य संतोष देशमुख सर मुंबई से. सर का अल्प परिचय मैं देना चाहूंगा. सर मुंबई में पिछले 14 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं. सर मुंबई के साथ साथ कोल्हापुर और पुणे में भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं. सर ने अपना बीएमएस तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय से पूर्ण किया है और उसके बाद में सर ने एमडी द्रव्य गुण ये सायन आयुर्वेद महाविद्यालय मुंबई से पूर्ण किया है. इसके साथ साथ सर डिप्लोमा इन आयुर्वेदा इन योग पुणे और तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ से एमए संस्कृत की डिग्री भी सर ने हासिल की है. सर मुंबई में घाटकोपर, गिरगांव और कांदिवली यहाँ पे अपने क्लिनिक चलाते हैं. पुणे में सर का क्लिनिक डांगे चौक में है और कोल्हापुर में विश्ववती आयुर्वेद हॉस्पिटल में सर किडनी विकारों के लिए मानद चिकित्सक हैं. सर की चिकित्सा का एक खासियत है और वो ये है कि सर पीसीओडी, वंध्यत्व, संधिवात, मनके के आजार, पचन संस्था के आजार में विशेषता उपयुक्त ऐसे आयुर्वेदीय अर्क चिकित्सा का इस्तेमाल करते हैं. अर्क हम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ओवा अर्क या सौफ का अर्क यूज करते हैं, बट सर काफी दवाइयों के अर्क के रूप में चिकित्सा के लिए अर्कों का इस्तेमाल करते हैं. और इसी के लिए सर की चिकित्सा वनस्पतियों से निर्मित बट थोड़ी हटके इस प्रकार की है. इसी हेलो सॉरी सर मुंबई में सॉरी सर विशेष सर की स्पेशलिटी पीठ और मन सॉरी स्पाइन डिसऑर्डर्स में, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में इनके अंदर सर का विशेष काम है. तो सर ज्यादा समय ना लेते हुए मैं संतोष सर से निवेदन करूंगा कि वो आगे अपना लेक्चर दे. थैंक यू सर. वेलकम. थैंक यू राहुल. आप कंटिन्यू करिए सर. ओके नमस्कार सभी वैद्यगणों को मेरा नमस्कार. सबसे पहले तो मैं राहुल सर और अमोल सर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. वैद्य अनिल पानसे सर की स्मृति में जो उन्होंने लेक्चर रखे हैं सब स्टूडेंट के लिए और सब वैद्यगणों के लिए एक स्पृहणीय काम है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वैद्य अनिल पानसे सर के स्मृति पित्यर्थ रखा है. वैद्य अनिल पानसे सर के साथ मेरा परिचय ज्यादा नहीं था, लेकिन लास्ट के 1-2 साल 2019 और 2020 के शुरुआत में उनके साथ एक केस के बारे में मेरा परिचय बहुत बार बोलना बहुत बार सर के साथ हुआ था फोन के ऊपर. तो उस टाइम पे आयुर्वेदिक सिर्फ आयुर्वेदिक निदान और सिर्फ आयुर्वेदिक चिकित्सा उसके बारे में कैसा सोचना चाहिए और कैसी चिकित्सा करनी चाहिए. एक्चुअली वो कैंसर का पेशेंट था, ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट था. सर ने उसको 10 साल पहले भी चिकित्सा दी थी और 10 साल पहले उसको पैरालिसिस की चिकित्सा देके उसको बहुत अच्छा किया था सर ने. तो बाद में भी वो पेशेंट का कैंसर होने के बाद भी वो सर के पास ही ट्रीटमेंट लेने के लिए फोर्स कर रहा था. कोविड की वजह से बोलो या फिर बाकी कोई चीजों की वजह से वो मुंबई में रह रहा था. तो सर के साथ बात करके मैं उसको मेडिसिन दे रहा था और उसके जो ट्रीटमेंट से जो फर्क पड़ रहा था वो मैं देख रहा था अच्छी तरह से. उस टाइम पे जो हमारे जो वैद्य कैलाश से अनिल पानसे सर है उनसे बहुत बार बात हो चुकी थी. तब मुझे आयुर्वेद और अच्छी तरह से समझने का अवसर मिला. मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ राहुल और अमोल का कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया. सबसे पहले तो हम लोग गुरु का पूजन और धन्वंतरि का पूजन करके ही लेक्चर को शुरुआत करेंगे. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. शंखं चक्रं जलोकां ददतमृतकटं चारुदो चतुर्भि सुष्म स्वच्छातिरुद्यांशं शुकपरविलसनं मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारु पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमदनं प्रौढदावाग्निलीनं
प्रौढ़धावाग्निलीनम। सबसे पहले तो आज का जो विषय है हमारा रुक्क विकार। तो रुक्क विकार के ऊपर मैंने पहले भी 3-4 जगह पे ये ऑडियो ये वीडियो जो है वो प्रेजेंट किया, लेक्चर लिया है। उसमें से कोई जो पहले जो आ चुके हैं उनको ये थोड़ा रिपीटेशन रहेगा, थोड़े अलग अभी जो 1 साल में जो भी कुछ उसमें जो ऐड हुआ है वो भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा रिपीटेशन रहेगा। वो पुनरुक्ति का दोष मान के ही मैं आगे जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपके सामने एक फोटो रखा है। वो फोटो के ऊपर आप देख सकते हैं हृदय, फुफ्फुस, यकृत, प्लीहा और रुक्क, ये 5 अवयव रखे हैं। उसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा आगे चल के जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो हमको रुक्क का शारीर और रुक्क की शरीर रचना का भाग वो जान के लेना है। तो ये सब जो है वो आपको सब देखने को मिलेगा, जो चरक सुश्रुत, चरक सुश्रुत और वाग्भट, ये तीनों बृहत्त्रयी है, उनमें जो रेफरेंस लिखे हैं वही मैंने वहां से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि कोष्टांग रुक्को मीन्स रुक्क एक कोष्टांग है। उसके बाद में मेदोवान स्रोतसाम रुक्को मूलम वपानम च मीन्स मेदव स्रोतस का एक रुक्क एक मूल स्थान है। रक्त मेद प्रसाद और रुक्को मीन्स रक्त और मेद इसके प्रसाद भाग से रुक्क की उत्पत्ति उन्होंने बोली है। ये सुश्रुत का रेफरेंस है। मेदो है द्वयर मूलम कटी रुक्कोच, ये सुश्रुत 9वां अध्याय का सूत्र है। उसमें मेदो स्रोतस में उन्होंने कटी और रुक्क उसको मूल स्थान बोला है। ये सब चीजें जो है उसके बाद में आपको एक और सूत्र दिखेगा, रुक्को मांस पिंडोद्वयम, एक वाम पार्श्व स्थित द्वितीय दक्षिण पार्श्व स्थित मीन्स रुक्को को उन्होंने मांस का पिंड बोला है, जो एक वाम पार्श्व में रहता है वो द्वितीय दक्षिण पार्श्व में रहता है। ये सुश्रुत निदान स्थान का रेफरेंस है। अगर हम देखने जाएंगे कि रुक्क विकार या फिर रुक्क के बारे में या किडनी के बारे में सोचने जाएंगे तो आपको बहुत सारे डिजीज मिलते हैं, लेकिन आयुर्वेद में जो रेफरेंस आए बहुत कम रेफरेंस हमको रुक्क के बारे में देखने को मिलते हैं। जो थोड़े बहुत कुछ रेफरेंस है वो मैंने आपके सामने भी रखे हैं। तो उसके ऊपर से हमको रुक्क का विचार कैसा करना चाहिए या फिर रुक्क के जो व्याधि हमको आजकल देखने को मिलते हैं, तो वो जो रुक्क की व्याधि है उनमें हमको सोच कैसे रखनी चाहिए, उसके लिए हम लोग थोड़ा-सा ऊहापोह शुरुआत में करेंगे। तो उसमें स्रोतस विचार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी मैंने बोला कि रक्त मेद प्रसादाद रुक्को, ऐसे बोलते हुए रक्त और मेद ये 2 जो स्रोतस है, उनके प्रसाद भाग से रुक्क का निर्माण है। तो रक्त व स्रोतस देखने जाएंगे तो रक्तवानम स्रोतसाम यकृत मूलम प्लीहाच, यकृत और प्लीहा उसके मूल स्थान है। और मेदोवानम स्रोतसाम रुक्को मूलम वपावनम च, तो रुक्क का मेदोवा का जो मूल स्थान है वो रुक्क और वपावन है। दोनों के बारे में अगर देखे जाएंगे तो दोनों के स्रोत दृष्टि के जो हेतु बोले हैं, तो स्रोत दृष्टि के हेतु में उन्होंने बोला है कि विधानी अन्न पानानी स्निग्धोन उष्णानी द्रवाणी च रक्तवाहिनी दुष्यंती भजताम से आत्मपानोल, ये रक्तव स्रोतस के बारे में बोला है। और मेदव स्रोतस के बारे में उन्होंने बोलते वक्त बोला है कि अति अव्यायामात दिवा स्वापात मेद्यानम च अति भक्षणात मेदोवाहिनी दुष्यंती वारुणस्य च अति सेवनात। हम लोग कैसा कि अभी सिर्फ मैं आपको रेफरेंस पढ़ के दिखा रहा हूँ। ये रेफरेंस पढ़ने के बाद वो जो मूल जो हमने पहले जो ड्राइंग किया है मैंने, उसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा सोचेंगे। अभी जो ड्राइंग किया है ये एक हाइपोथेसिस जैसे मैंने रखा है सामने। आप अगर देखोगे तो रस रक्त संवहन जो है वो हृदय के हिसाब से होता रहता है। वो ये रक्त संवहन जो है वो रक्त संवहन जो देखेंगे हम लोग हृदय में से पूरा होता है। तो उसके बारे में सोचते वक्त उन्होंने रक्त के जो गुण बोले हैं, जैसे रागता है, विस्त्रता है, स्पंदन है, लघुता है, द्रवता है, ये सब रक्त के जो गुण बोले हैं वो 5 महाभूत से निगडित है। मीन्स हमारे जो 5 महाभूत बोले हैं पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, उनसे निगडित ये सब बोले हैं। और उनका जो निश्चिति है, उनका जो निश्चिति है, अवयव निश्चिति, वो 5 महाभूत का अवयव निश्चिति और ये जो गुण का अवयव निश्चिति हम लोग देख सकते हैं इसमें। जैसे कि अभी रागता है, जो उष्णता है, वो उष्णता नियंत्रित करने का काम प्लीहा कर सकती है। ये सब हाइपोथेसिस है। इसके बारे में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा या फिर कुछ जानना रहेगा तो आप मुझे पर्सनली डायरेक्ट बोल सकते हैं। मुझे ऐसा लगा इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। विस्त्रता जो है, विस्त्रता जो यकृत के हिसाब से, जो यकृत में जो पित्त है बाहर आते वक्त, तो उसका जो स्त्राव है वो नियंत्रण करना जो है ना वो यकृत का काम है, जिससे कि रक्त की विस्त्रता जो है वो कम होती है। लघुता जो है वो फुफ्फुस के ठिकान की बोली है। जो अंबर पीयूष या फिर प्राणवायु है, जिसके जो शोषण द्वारा ये रक्त में हमको दिखने दिखने लगता है। स्पंदन जो गुण है वो हृदय के ठिकान में जो रक्त है वो पूरा चल गुण, हृदय का जो चल गुण है जिसकी वजह से हमको दिखता है।
अभी द्रवता जो है वो द्रवता गुण जो है वो रुक्क में नियंत्रित की जाती है। शरीर में जो भी कुछ बाहर निकालने वाला द्रव है वो मूत्र के द्वारा निकलता है, वो हम लोग देखते हैं मूत्र और श्वेत के बारे में, श्वेत से ज्यादा निकलता है। तो ये जो शरीर से बाहर निकलने वाला द्रव है तो उसको देखने जाएंगे तो पक्वाशय में मूत्र की उत्पत्ति बोली है, और पक्वाशयातून जो प्रक्वाशय से रुक्क जो आता है बस्ती में, तो वो जो पक्वाशय से बस्ती में आने वाली जो प्रोसेस है उसमें क्लेद शोषण बोला है। तो अगर हमको ये चीज जो है वो देखना रहेगी तो हम लोग मॉडर्न का थोड़ा सा इसका रेफरेंस लेके देख सकते हैं कि अगर रुक्क से जो क्लेद शोषण होता है वो आधुनिक शास्त्र के अनुसार देखेंगे तो वो जो धातु जो क्लेद से बाहर धातु में जो बैठा हुआ जो क्लेद है वो रक्त में आ जाता है, और रक्त से वो शोषण करने का काम जो है वो किडनी में होके वो क्लेद का शोषण, क्लेद बाहर निकालने का काम रुक्क के यहाँ से होता है। वैसा हम लोग सोच सकते हैं जिसकी वजह से ये द्रवता जो गुण है वो द्रवता और ये द्रवता जो मेंटेन करना है वो रुक्क का काम हो सकता है। अभी दूसरा जो है जो द्रवता और स्निग्धता, इनका जो अगर संबंध है वो अगर बिगाड़ हो जाता है तो उसमें रुक्क रोग जो है ना वो निर्मित हो जाते हैं। आपको मैं वापस बताना चाहता हूँ, ये द्रवता और स्निग्धता के जो बारे में मैंने जो हाइपोथेसिस रखा है तो हमको पेशेंट में देखने को ज्यादा मिलता है, इसके लिए मैंने रखा है। इसमें कोई भी अगर गलत रहेगा, कुछ भी रहेगा तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन उसके रेफरेंस मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे कि अभी अम्बु व स्रोतस के बारे में हम लोग सोचते हैं तो अम्बु व स्रोतस में कैसा है कि तृष्णा ये लक्षण दिखता है। तो तृष्णा के प्रकार बोलते वक्त उन्होंने चरक महर्षि ने क्षयजन्य, मद्यपान जन्य, शीत स्नान जन्य, आतप स्नेहन जन्य, श्रम जनित, स्निग्धान्न भोजन तृष्णा, ऐसे सब तृष्णा के जो रेफरेंस है ना वो बोले। तो उसमें स्निग्धान्न भोजन या कि स्नेह अजीर्ण में जो तृष्णा उत्पन्न होती है उसमें हम लोग देखने जाएंगे तो स्निग्धता और उदक धातु या फिर द्रवता का कैसे संबंध आता है। तो देखने जाएंगे तो हमको समझ में आता है कि अति स्नेह जो है उससे तृष्णा उत्पन्न हो जाती है। उसकी चिकित्सा में उन्होंने बोला है कि स्नेहा तृष्णाम्बु जीर्णात जीर्णातु जीर्णान्नम मंडम पिपासिता। स्निग्ध और द्रवता ये दो जो गुण है वो हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हो कि दही है, तो जब दही में है वो पानी जब जब हम मिलाएंगे तो पानी का जो प्रोपोर्शन है वो जो उसका अनुपात है स्निग्धता और द्रवता का, वो हम लोग देखने जाएंगे तो पानी हम लोग मिलाएंगे तो पानी जो मिलाने के बाद वो जो लोनी निकलता है, मक्खन निकलता है, वो जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा भी द्रवता कम हो जाएगी या फिर थोड़ा भी द्रवता ज्यादा हो जाएगी तो उसका स्निग्धता जो है ना वो अच्छी तरह से बाहर नहीं आएगी। वो जो अच्छी तरह से प्रोपोर्शनेट में ही हम लोग स्निग्धता और द्रवता एक साथ मिलाएंगे तो ही वो जो लोनी है, मक्खन है, वो अच्छी तरह से बाहर आ सकता है। तो ये जो है द्रवता जो बिगड़ने के बाद स्निग्धता निर्माण जो होना है वो प्रमाण बिगड़ना जो है वो हम लोग बॉडी में भी ले सकते हैं। पूरा अर्थापत्ति तंत्र युक्ति अगर लगाएंगे तो स्निग्धता और द्रवता जो है ना वो हम लोग लेंगे तो हमको समझ में आ सकता है कि स्निग्धता जो स्नेह गुण है वो मेद के हिसाब से और द्रवता जो गुण है वो रक्त के हिसाब से। तो ये स्निग्धता और द्रवता ये दोनों का नियमन करने का काम जो है ना वो काम करने का काम जो है वो रुक्क मीन्स जो रक्त मेद प्रसाद रुक्क बोला है ना वो कर सकता है। ये एक चीज है। दूसरा कैसा है अभी कि हम लोग जैसे बोलते हैं कि स्नेह और रक्त मेद स्नेह स्वेदो दृढ़त्वम पुष्टिम अस्नाम च। मेद का कर्म क्या बोला है कि मेद मेद स्नेह और श्वेत प्रोवाइड करने वाला है, दृढ़त्व देने वाला है और अस्थि का पुष्टि करने वाला है। और रक्त क्या करता है, रक्तम वर्ण प्रसादम मांस पुष्टिम जीवयति च। जैसे अभी मैंने पहले बोला कि वृक्को मांस पिंड द्वयम, तो वो मांस का रेफरेंस हमको यहाँ पे भी मिल सकता है कि रक्त वर्ण प्रसादम मांस पुष्टि जीवयति च। तो ये सब जो स्नेह और स्वेद है मेद का, वो मेद का स्नेह स्नेह जो स्निग्धपना और स्वेद का जो पिछला उल्सरपना जो है वो जो है उसका संबंध जो है ना वो हम लोग किडनी के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग जैसे कोई बीमारी में डायरेक्ट रुक्क का संबंध आया नहीं है, लेकिन रक्तपित्त है, पांडु है, शोथ है, विष है, ये सब चिकित्सा में हम लोग ये सब बीमारी देखने जाएंगे ना तो उसको उसमें हमको ये चिकित्सा में या वात रक्त में को ये रुक्क का जो प्रॉब्लम जो है ना वो देखने को मिलता है। हम लोग कैसा है अभी देखने जाएंगे तो ये अवयव प्राधान्य जो है ना वो देखने को नहीं मिलेगा कि ये अवयव रुक्क का ये खराब होगा इसकी वजह से ये हमको ये डिजीज देखने को मिलेगा। तो उसमें कैसे दोष दूष्य समूर्चना जो है ना उसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि पांडु, रक्तपित्त, शोथ, विष, वात रक्त, ये जो व्याधि है ना उसके बारे में हम लोग को ज्यादा सोचना चाहिए। और दूसरा कैसा कि मॉडर्न साइंस में बहुत सारे उन्होंने रक्त के सॉरी किडनी डिजीज के लक्षण बोले हैं, जैसे कि नाउजिया है, फटीग है, स्लीप प्रॉब्लम्स है, चेंज
रीनल आउटपुट है, डिक्रीज रीनल आउटपुट है, या फिर मसल ट्विचिंग है, क्रैम्प्स है, स्वेलिंग ऑन फीट या एंकल्स है, चेस्ट पेन है, उसके बाद में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, हाई बीपी है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, वोमिटिंग है, परसिस्टेंट इचिंग है, डिक्रीज इंटरेस्ट इन सेक्स है। ये सब चीजें जो है ना वो हम लोग देखने जाएंगे तो हमको ऐसा पता चलता है कि ये अगर हम लोग पुरोरूप और उपद्रव ऐसे स्वरूप में हम लोग लेना चाहेंगे तो कैसा सोचना चाहिए उसके बारे में कि ये जो मॉडर्न के लक्षण जो है वो हमको आयुर्वेदिक शब्दकोश में, आयुर्वेदिक हेतु कोश में या लक्षण कोश में कहाँ कहाँ पे भी देखने को मिलते हैं ना, उसके बारे में हमको सोचना चाहिए सबसे पहले। तो वो अगर हम लोग सोचेंगे ना तो उसके बारे में जो भी व्याधि आई है, जैसे अभी नौजिया है, फटीग है, तो उसमें ज्वर और पांडु का दिखता है, स्वेलिंग में पांडु और शोथ का लक्षण दिखता है, स्लीप प्रॉब्लम से या फिर क्रैम्प से उसमें वातरक्त का लक्षण दिखता है। तो वैसे हम लोग ये सब चीजें जो है ना वो एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो जो भी कुछ अभी मैं आपके सामने जो रखने जाने वाला हूँ ये डिजीज के बारे में, मीन्स जो मॉडर्न के जो डिजीज बोले हैं उन्होंने बहुत सारे डिजीज किडनी के बारे में बोले, उसके बारे में हम लोग बोलने जाएंगे तो ये सब मॉडर्न के लक्षण है, लेकिन उनको आयुर्वेदिक जो डिजीज है उसमें हमने हेतु कोश, लक्षण कोश, चिकित्सा कोश इसका उसके अनुसार ही पूरा देखा है, और उसमें कौन से व्याधि में ये लक्षण देखने को मिलते हैं उसके अनुसार ही हम लोग चिकित्सा जो है ना उसकी करने वाली। जैसे कि बहुत सारे व्याधि है, अश्मरी है, यूरिन प्रोटीन है, डिसूरिया है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, पाइलोनेफ्राइटिस है, रीनल एब्सेस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, रीनल हाइपरटेंशन है, रीनल कैलकुलस, हिमैचुरिया, प्रोटीनूरिया, शैया मूत्रता है, बेड वेटिंग का प्रॉब्लम रहता है, रिकरेंट रहता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस रहता है। ये सब डिजीज है ना ये मॉडर्न के हमको देखने को मिलते हैं रुक के बारे में, जिनका आयुर्वेदिक परसेप्शन जो है ना वो हमको जान के लेना है। सबसे पहले तो ये जो चीज हम लोग देखने वाले हैं उसका डायरेक्ट रेफरेंस हमको आयुर्वेद में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जरूर ये जो हम लोग वाया वाया जो बोल रहे हैं अभी अभी ये हेतु कोश में कहाँ पे आया रहेगा, मिस फटी के लक्षण कहाँ पे आया रहेगा, या फिर फेनिल मूत्रत्व कहाँ पे आया रहेगा, ये सब चीजें है ना वहां से देख के वहां से उठा के हम लोग उसके बारे में अगर जानेंगे तो हम लोग प्रोटीनूरिया रहेगा, हिमेच्यूरिया रहेगा, या फिर किडनी अश्मरी रहेगा, ये सब चीजें जो है ना वो चीजें अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। रुक्क विकार के बारे में ज्यादा बोलना है इसके लिए मैं ज्यादा रुक्क शारीर हो ये सब चीजों में अभी ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा। हम लोग देखेंगे कि आमाशय का स्नेह जो है वो आमाशय स्नेह जो है ना आमाशय स्नेह से रुक्क का पोषण होता है। इसके लिए क्या हमको देखने को मिलता है कि रुक्क में कोई भी बिगाड़, मीन्स किडनी फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसमें आमाशय का स्नेह जो है ना दुष्ट होकर छर्दीय लक्षण देखने को मिलता है। तो ये कॉमन सिम्टम है। सबसे पहले तो उल्लास और छर्दी ये किडनी फेलियर में रहेगा या फिर रुक्क विकार में रहेगा ना तो आपको सबसे पहले वही देखने को मिलता है। तो उसके बारे में सोचते वक्त हमको चिकित्सा के बारे में सोचते वक्त क्या क्या सोचना चाहिए। तो सबसे पहले उसमें कामोदुदा करके जो गोली है या कामोदुदा करके जो पार्ट बोला है उसको चूसने के लिए देना है, वो ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में सिद्ध जल है, उसके बाद में वो सिद्ध जल है उसका वापर करना चाहिए। सुदर्शन चूर्ण है वो सुदर्शन चूर्ण दिन भर अगर मुर पीने के लिए देंगे कोष्ण जल के साथ, कोष्ण जल में डाल के, तो भी वो छर्दीय लक्षण जो है ना वो जल्दी कम होने को देखने को मिलता है। उसके बाद में मुस्ता, उशीर या फिर रक्तपाचक जो है पटोल सारिवा, मुस्ता, पाटा, कुटुकुरोहिनी, ये जो रक्तपाचक जो है उसका या फिर दुर्वा का सिद्ध जल वो पीने को देना चाहिए। दूसरे बाद में अगर प्रमेय रहेगा उसमें तो प्रमेय में रहेगा तो प्रमेय में मुस्ता, लूद्र, सारिवा, अर्जुन, गीली हल्दी, दारवी इसका सिद्ध जल जो है ना वो देना चाहिए। वेगावृतजन्य छर्दी रहेगी या फिर उसमें अगर प्रॉब्लम दिखने रहेगा तो धान्य, जीरक और बड़ीशेप थोड़ा कम मात्रा में उसका सिद्ध जल देना चाहिए। अति अम्बुपान जन्य रहेगा तो तृष्णा प्रशमन का सिद्ध जल है ना वो देना चाहिए। ऐसे हम लोग आमाशय स्नेह विकृति में ये सब ट्रीटमेंट जो है ना वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है किडनी डिजीज में उसका रीजन जो देखने जाएंगे तो सतत जो बढ़ने वाला तान तनाव है उसका वो रीजन भी है कि किडनी फेलियर में हमको ज्यादा देखने को मिलता है। वो कैसा स्ट्रेस फैक्टर है आजकल जो है ना, आजकल स्ट्रेस फैक्टर एकदम सबके जीवन में है ही। तो उसमें हम लोग कैसे मैनेजमेंट कर सकते हो, किडनी डिजीज अगर उसमें वो तैयार हो जाते हैं तो उसमें कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं वो देख सकते हैं। तो प्राणायाम और योगासन का उसमें रोल जो है बहुत अच्छा है। शिरोपिसु के लिए हिमसागर तेल, नस्य के लिए कल्याण घृत और शिरोधारा के लिए ब्राह्मी तेल या मांसादिक्वात में औषगंधा, मांसेर, खुरासनी हुआ ये घटक है। पादाभ्यंग में क्षीरबाला तेल है। और पेट में जो दवाई देनी है उसमें पंचसर्कर शास्त्री जो थे हमारे बड़े वैद्य वो पाटा मिश्रण, निशा, माउसी, एसटी और अनंता
उसको कल्याण घृत और सोनयुक्त सारस्वतारिष्ट के साथ यूज करते थे, वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद में मनमताभ्र रस है, श्रीफलादि चूर्ण है, ये यशस्वी औषधि में आई हुई दवाई है, उनका भी यूज जो है उसमें बहुत अच्छा होता है। जो प्राणायाम करने हैं उसमें कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, शीतली और सितकारी ये करना चाहिए। शीतली और सितकारी अगर सर्दी रहेगी तो उस टाइम पे ये शीतली और सितकारी नहीं करनी चाहिए। बाकी सब जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। तीसरा जो कारण है किडनी विकार में, उसमें देखने जाएंगे तो आहार में जो हम लोग का आजकल जो जंक फूड है या फिर गरम मसाला वाली चीज है, ग्रीन चिली वाली चीज है, या फिर जो हम लोग मसाला यूज कर रहे हैं, या फिर दही के साथ तो कोई भी तैयार चीज बिरयानी है या फिर नॉनवेज तैयार करना, ये जो विरुद्धन्न के जैसे प्रकार है, ये सब चीजों चीजों की वजह से हमको किडनी डिजीज जो है ना वो देखने को मिलते हैं। अभी कैसा है कि इसकी वजह से ही सिर्फ किडनी डिजीज होंगे ऐसा कुछ नहीं है, उसके साथ में बाकी 2-3 या कारण जो है, एक ही हेतु ये सब किडनी डिजीज नहीं तैयार करेगा, बहुत सारे कारण उसमें रह सकते हैं, लेकिन ये बेसिक जो भी कुछ हम लोग देख रहे हैं कि अभी आहार विकृति में कैसे कैसे किडनी डिजीज तैयार हो जाएंगे, तो उसमें चिकित्सा का मोड कैसा रहना चाहिए, चिकित्सा कैसे यूज करनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। एक ऐसा है कि आहार जो अलग अलग निदान है उसके उसके अनुसार से अलग अलग चिकित्सा जो है ना वो कर सकते हैं। मैंने अभी कोई कल्प जो थोड़े बहुत कल्प आपके सामने जो रखे हैं, तो वो कल्प मैं अभी प्रैक्टिस में फिलहाल तो ज्यादा यूज करता हूँ। ऐसा नहीं कि ये कल्प ही आपने यूज करने चाहिए, इसके बारे में आप दूसरे दूसरे जो कल्प है वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी दाढ़ी मस्तक है, नागराध्य चूर्ण गृहिणी चिकित्सा में आया है वाग्भट में, भूनिम्बाध्य चूर्ण भी गृहिणी चिकित्सा में आया है, तालिसादि मोदक जो है वाग्भट में वातज गृहिणी में आया हुआ है, रजन्यादि चूर्ण बालरोग चिकित्सा में आया है, प्रवाल पंचामृत लघु सूचेकर चंद्रशेखर रस का भी बहुत अच्छा यूज है किडनी डिजीज में, भूनिम्बादि क्वाथ है, दादी ग्रुत है जो गुल्म चिकित्सा में आया है, चांगेरी ग्रुत है, अगर बवासीर की तकलीफ रहेगी तो उस टाइम पे अगर और उसके टाइम बाद में अगर किडनी डिजीज हो जाते हैं तो उस टाइम पे चांगेरी ग्रुत यूज करना चाहिए। और चंदनाद्य घृत है वो भी वाग्भट चिकित्सा गृहिणी चिकित्सा में आया है, सुकुमार कषाय, सुकुमार कषाय और सुकुमार घृत, ये ज्यादा सुकुमार घृत जो है मैंने देखा है कि किडनी डिजीज में सुकुमार घृत और चांगेरी घृत इनका यूज जो है ना वो ज्यादा हमको देखने को मिलता है किडनी डिजीज में। सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी जो हम सामने रखने वाले विरेचन जो है ना वो विरेचन देने के लिए व्यवसादी विरेचन करके विरेचन आया हुआ है। अभी विरेचन कैसा है, रक्त और मेद की चिकित्सा जो है ना, तो रक्त के बारे में हम लोग देखने जाएंगे तो रक्त जो है ना, रक्त वो पित्तम तो स्वेद रक्त हो, पित्त के साहचर्य से ब्लड शरीर में रहता है, तो पित्त की चिकित्सा विरेचन बोली है। और मेदगत वात या मांसगत वात में भी वीरों को मांस मेदस्ते, ऐसी विरेचन की चिकित्सा उसमें भी बोली है। तो ये जो किडनी डिजीज है, जो रक्त और मेद प्रसाद को जो बोला है, उसमें जो किडनी डिजीज है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो विरेचन जो है ना वो विरेचन देते रहना चाहिए। ऐसा है कि हर टाइम पे बृहद विरेचन जैसे बोला है चरक में या फिर वाग्भट में या फिर सुश्रुत में, ऐसा ही हर टाइम हर एक पेशेंट को दे सकते हैं ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें बल हानि या फिर दुर्बलता भी आ सकती है, वीकनेस भी पेशेंट आ सकता है। तो वैसे जगह पे ये औषधि विरेचन करके जो है चरक कल्पस्थान 7वें अध्याय में निषुत्तर कल्प में आया हुआ, तो उसके अगर हम कंटेंट वो श्लोक मैंने आपके सामने रखा है, तो श्लोक देखेंगे तो उसमें निषोत्तर का जो प्रमाण है वो सबसे ज्यादा आया है। जैसे कि अविपत्तिकर चूर्ण के घटक द्रव्य जो है ना उसमें ज्यादा अपने को आपको देखने को मिलेंगे। उसकी फलश्रुति जो है ना वो आप जरा पढ़ेंगे, मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको, वो फलश्रुति पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे किडनी डिजीज के जो प्रॉब्लम्स है वो फलश्रुति में उसके आए हुए हैं। जैसे कि मूत्रकुक्षरे ज्वरे वम्या कासे श्वासे भ्रमिक्षय तापे पांडवामय अल्पे अग्नुशस्ता नियंत्रण आशिना योगा सर्व विषयानाम च मता सृष्ट विरेचने मूत्रजानाम च रोगानाम विधिन्यनम अवचारिता। मीन्स कैसे उन्होंने बोला है कि मूत्रकुक्ष ज्वर ज्वर वमी काश श्वास भ्रमक क्षय ताप पांडु ये सब जो है अल्पाग्नि ये सब जो है और विष ये सब में ये विरेचन जो है ना वो श्रेष्ठ बोला है। और उसके साथ में मूत्र जो रोग है, अभी हम लोग देखने जाएंगे तो किडनी डिजीज में हमको मूत्र के बारे में कुछ ना कुछ संप्राप्ति मिलती है, मूत्र के बारे में कुछ ना कुछ लक्षण मिलता है। तो ये सब कंडीशन में अगर विरेचन देना रहेगा तो ये विषादी विरेचन जो है ना हम लोग यूज कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि उसको बहुत मात्रा में देना चाहिए, हम लोग ये सब कंटेंट एक साथ करके उसको अच्छी तरह से क्लीनिंग में भी रख के अविपत्ति का चूर्ण की जैसे मात्रा में उसका विरेचन रोज देते रहेंगे तो भी रक्त और मेद में बैठे हुए विष जो है ना वो निकलने को मदद होती है, और उससे भी किडनी के ऊपर का जो लोड है ना वो कम कम हो जाता है और हमको किडनी डिजीज में फायदा जो है ना वो देखने को मिलता है। तो औषधि विरेचन प्रैक्टिस में बहुत अच्छी तरह से यूज होता है।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो प्रोटीनूरिया का है। आप देख सकते हैं कि प्रोटीनूरिया जो है मीन्स हेल्थी किडनीज रिमूव एक्स्ट्रा फ्लूइड एंड वेस्ट फ्रॉम योर ब्लड but let proteins and other important nutrients pass through and return to your bloodstream. When your kidneys are not working as well as they should, they can let some protein, albumin, escape from their escape through their filters into your urine. When you have protein in your urine, it is called proteinuria or albinuria. Having protein in your urine can be a sign of nephrotic syndrome or an early sign of kidney disease. तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ये जो प्रोटीनूरिया है वो प्रोटीनूरिया का प्रॉब्लम भी आजकल बहुत सारे पेशेंट को में हमको देखने को मिलता है। When your kidney damage gets worse and large amount of protein escape through your urine, you may notice the following symptoms. तो उसमें सिम्टम जो देखने को मिलते हैं उसमें foamy or frothy और bubbly looking urine और swelling in your hands, feet, abdomen और face. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि फेनिल मूत्रता जो है वो देखने को मिलती है या फिर शोथ और अग्निमंदे, ये दो चीजें हमको ये प्रोटीनूरिया में हमको देखने को मिलती है। ये प्रोटीनूरिया का जो संप्राप्ति है उसमें मूत्र विवर्णता और विकृत क्लेश शरीर से बाहर निकलते रहता है। तो वो फेनिल मूत्रता जो है, तो हम लोग देखने जाएंगे तो फेनिल मूत्रता जो है ना हमारे यहाँ पे कहाँ पे मिलती है, तो फेन सही तो मूत्र जैसे, ये रेफरेंस मैंने हेतु कोश से निकाला है, लक्षण कोश से निकाला है। तो लक्षण कोश में देखने जाएंगे तो प्रमेह से कफोजस से फेन से और प्रमेह से पित्तजस से नीलमेह से, ये दो चीजों में हमको फेन जो है ना वो देखने को मिलता है। अभी कैसा है कि प्रमेह रहेगा तो उसमें फेनिलता जो है ना आती है। कैसा है कि प्रमेह न होते हुए भी प्रोटीन आ सकता है यूरिन में और प्रमेह होने के बाद भी आ सकता है। तो हमको डिस्टिंग्विश करना है दोनों के बारे में। जैसे कि अभी वो पेशेंट को प्रमेह है, प्रमेह कैसे जान लेंगे, तो दो चीजों से, प्रभुताविल मूत्रता और बहुद्रव शेषमा दोषी विशेषा। तो अगर प्रमेह की जो पूर्व रूप और रूप दिखे बोले हैं जैसे ग्रंथकार ने, जटिली भाव केशेषु माधुर्यम आस्य करपाद दायो सब कर्कपादतोयो सप्ततदाहो मुखतालु कंठो शोषो पिपासाम आलस्यम काया छिद्रेषु उपदेयम परिधाम सुप्तताम चंगेषु शतपद पिपीलिका भिष्य शरीर मूत्राभिसरणम मूत्रे च मूत्रदोषानाम विस्तर शरीर गंधम निद्रा तंद्रा च सर्वकालमिति। तो ये जो लक्षण बोले प्रमेय पूर्व रूप के, ऐसे लक्षण दिखेंगे और फेनिल मूत्रता रहेगी तो ही उसको हमको जो प्रमेय की चिकित्सा जो है ना प्रोटीनूरिया में तो देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं दिखता है और तो भी प्रोटीन जा रहा है तो वैसे लक्षण में हमको फेनिल जो फेन में है, फेन जो जा रहा है उसके बारे में कुछ अलग सोचना चाहिए। वो अलग सोचने का जो तरीका है या फिर उसके बारे में हम लोग सोचने जाएंगे ना, तो मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि पिप्पली जो है, पिप्पली जो पाइपरल लॉन्गम, ये जो वनस्पति है ना उसका पिप्पली का यूज जो है ना वो ज्यादा बहुत अच्छी तरह से देखा है। तो पिप्पली का यूज जो है पिप्पली शीरपाक में शीरपाक के रूप में करना चाहिए। वर्धमान पिप्पली रसायन जो बोला है उसका अगर हम लोग यूज करते हैं तो यूरिन में जाने वाला प्रोटीन या अल्बुमिन है ना वो कम देखने को मिलता है। पिपली का जो हम लोग पिपली को देखने जाएंगे तो पिपली कैसे, पिपली के गुण बोलते हैं उन्होंने देखा है, बोला है कि आपके सामने पीपीटी रखी हुई है, पिपली दीपनी वृक्षा स्वादुपका रसायनी अनुष्णा कुटुका स्निग्धा वातश्लेष्मा लघु पिपली रेचनी हंती श्वासकासो उदर ज्वरान कुष्ठ प्रमेय गुलमार्शा प्लियशूल आम मारुतान आद्रा कपप्रदा स्निग्धा शीतला मधुरा गुरु पित्त प्रशमनी सातु शुष्का पित्त प्रकोपिनी पिपली मधु संयुक्ता मेधा कप विनाशिनी श्वासकास जरहरी वृक्षा मेध्याग्नि वर्धिनी जीर्णेजुरे अग्निमंदेचे शस्यते गुड पिप्पली कासा अजीर्ण रुचि श्वास रूपपांडु कुमी रोगनुत द्विगुणा पिप्पली चूना गुणोत्र भेषजा मता। तो जो रेचन बोला है तो रेचन की व्याख्या करते वक्त शारंद संहिता में शारंदर गुरुजी महर्षि बोलते हैं कि विपक्वम यद अपक्वम मलादि द्रवतम ने, पक्व और अपक्व दोष जो है वो मल को उनको पतला करके शरीर में से निकालने का काम जो है ना वो पिप्पली का है। उत्तम वातकपग्न है जो क्लेद का उत्तम तरह से पाचन करती है। और उसके बारे में बोलते हुए उन्होंने अनुष्णा कुटु का स्निग्धा बोला है। जो स्निग्धा जो है जैसे मैंने पहले बोला कि स्निग्धता और द्रवता बॉडी में जो बैलेंस करना काम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रुक्क विकार में। तो वो जो स्निग्धता जो है वो मेद और पित्त की रक्त की स्निग्धता वो मेंटेन करने का काम जो है वो पिप्पली से बहुत अच्छी तरह से होता है। खुद मधुर विपाकी होने की वजह से वो पित्त प्रशमन का भी काम करती है। तो ये जो पित्त वर्धमान पिप्पली रसायन है वो पेशेंट को देना चाहिए। जैसे कि वो 3 पिप्पली से शुरुआत करके हर एक रोज पिप्पली बढ़ाते जानी है और 10 पिप्पली तक जाना है, उसके बारे में वापस भी कम आ सकते हैं। 3-3 पिप्पली बढ़ाते भी सकते हैं या फिर एक ही पिप्पली भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि पेशेंट की कंडीशन रहेगी या फिर यूरिन में +1 +2 +3 +4 जैसे भी अल्बुमिन रहेगा या प्रोटीन रहेगा वैसे हम लोग पिप्पली का जो
वो बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। लेकिन वर्धमान पिपली देना ज्यादा इष्ट रहेगा। उसमें वर्धमान पिपली के गुण में उन्होंने बोला है कि ब्रुवनम सूर्यम आयुष्यम प्लियो उदर विनाशनम वैसा स्थापनम मेद्यम पिपली नाम रसायन। मीन्स वो ब्रुवन करने वाली है, और वो ब्रुवन जो है वो माउस की चिकित्सा है। वो माउस, मैंने जैसे पहले ही बोला कि माउस पिंड जो रुक है उसका बल रखने के लिए ये पिपली जो है ना इंपॉर्टेंट है। वृक्ष और मेद्य है, शरीर में से जो मज्जा और शुक्र उसका पोषण करने वाली है और कर्म बढ़ाने वाली है। खुद पिपली जो है अग्निवर्धन करने वाली है। मीन्स जाटर अग्नि और धातु अग्नि, ये दोनों का अच्छी तरह से दोनों का वर्धन करना पिपली से होता है। और आम पाचन क्लेद नाशन, ये भी गुण उसमें देखने को मिलते हैं। उसके बारे में आपको एक और चीज सोचना पड़ेगी। न तत्र त्रय न उपयुंजित पिपली क्षार लवन, ऐसे चरक महर्षि ने विमान स्थान में बोला है। तो ये पिपली का यूज जो है ना वो हम लोग ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। जैसे ही अल्ब्यूमिन या प्रोटीन कम हो जाता है उसके बाद में हम पिपली जो है ना वो देना बंद कर सकते हैं। उसके बाद में आप ऊपर की एक स्लाइड में देखने जाएंगे तो मूत्र विरेचनीय गण का भी मूत्र विवर्तना में मूत्र विवर्णता जो बोलिए उसमें अच्छा यूज होता है। संतोष सर। सर शायद लॉग आउट हो गए हैं, पेशेंस रखिए, फिर से सर लॉग इन करेंगे। राहुल राहुल सर येतोय आवाज? हॅलो हॅलो. हा राहुल ऐकायला येतंय? हो सर ऐकायला येतंय. स्लाइड शेअरिंग बंद झालंय, परत मागच्या वेळेस सारखं शेअर करा स्क्रीन. अमोल आलं काय रे? हो 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 सर आलं ना? दिसतंय परत. हो 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 दिसतंय एकदम ना? व्यवस्थित. हा, हो हो एकदम ठीक. सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, फोन आला होता। नाही नाही काही प्रॉब्लेम नाही सर. ओके सर कंटिन्यू. हाँ, तो हम लोग देख सकते हैं कि मूत्र विरेचनीय जो महाकषाय में जो दवाई है उसका भी यूज जो है वो प्रोटीन यूरिया में अच्छा होता है। जैसे कि कुमुद उन्होंने बोला है ज्यादातर लेने के लिए। कुमुद मीन्स कमल, कमल का अर्क हम लोग यूज करते हैं। यष्टि, प्रियंगु, धात्री पुष्प, ये भी जो चीज है, ये भी जो दवाई है, ये भी वनस्पति है, उसका भी ये प्रोटीन यूरिया की चीज में, प्रोटीन यूरिया की डिजीज में ज्यादा यूज हम कर सकते हैं। अभी पिपली के बारे में जैसे मैंने बोला, वैसे पिपली का वर्धमान पिपली रसायन का उपयोग जो है वो लंग कैंसर, स्प्लीन कैंसर या फिर उदर रोग जो है असाइटिस, उसमें लीवर सिरोसिस रहेगा, उसमें भी अच्छा यूज है। आईएलडी मींस इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में भी पिपली का यूज ज्यादा अच्छा होता है। पिपली के साथ अगर गुड़ुची एक साथ करके शिरपाक यूज किया तो उसका ज्यादा हमको फायदा देखने को मिलता है। तो ये सब प्रोटीन यूरिया के बारे में हो गया। अभी नेक्स्ट जो विकार लेने हमने वो हिमेचुरिया है। उसके सिम्टम्स में हम लोग देख सकते हैं कि ग्रॉस हिमेचुरिया प्रोड्यूसेस पिंक, रेड और कोला कलर्ड यूरिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स. It takes little blood to produce red urine and the bleeding usually is not painful. Passing blood clots in your urine, however, can be painful. तो ये हिमेचुरिया के बारे में उन्होंने जैसे बोला है, तो हम लोग देख सकते हैं कि हिमेचुरिया हमको कौन से व्याधि में देखने को मिलेगा। लक्षण कोश में हम लोग रक्त सदृशत्व मूत्रस्य, ऐसा अगर देखेंगे तो उसमें दो जगह पे प्रमेय से पित्त जैसे रक्तमेय से और रक्त पित्त से अधोगत से मूत्र जैसे। तो ये जो चीजें है ना वो दोनों में हमको लक्षण स्वरूप हिमेचुरिया देखने को मिलता है। उसके बाद में रक्त सहित मूत्रस्य, ये लक्षण देखने जाएंगे तो नीचे जो हमने जो व्याधि बताए उसमें हमको रक्त सहित मूत्रस्य देखने को मिलता है। जैसे कि अश्मरी है, कामला, क्षीणस्य मूत्रस्य,
शतक्षीणस्य मूत्रकुक्षस्य पित्तजस्य मूत्राघातस्य उष्णवातसंज्ञस्य मूत्राघातस्य मूत्रोत्सर्गसंज्ञस्य मूत्राघातस्य मूत्रोदकसाधसंज्ञस्य कासस्य शतजस्य विषस्य जंगमस्य सर्पिण्याः सुतया दंशात्। ये सब चीजों में हमको रक्त सहित तो मूत्र से देखने को मिलता है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके मीन्स हर एक व्याधि का और हिमैचुरिया का अगर देखने जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हिमैचुरिया और जॉन्डिस मीन्स काविड जिसको कामला बोलते हैं, वैसे अगर कंडीशन रहेगी तो बहुपित्त कामला है उसमें भी पित्त वृद्धि की वजह से थोड़ा सा डार्क पीले कलर का या रेड कलर का यूरिन जो है ना वो देखने को मिलता है। वैसी कंडीशन में पटोलादि कषाय जो है पटोल कटुरोहिणी मुर्वा चंदन जो वाग्भट सूत्र स्थान में 15वें अध्याय में आया है वो पटोलादि कषाय, वो दुर्वाकल्प मूत्र व्यवहार और मौक्तिक कामदुदा ये दवाई का यूज अच्छा होता है। लघु पंचमूल सिद्ध जल अगर हम लोग दिन भर पीने को देते हैं तो भी कामला में और हिमैचुरिया में दोनों जगह पे उसका यूज अच्छे देखने को मिलता है। कामला की अवस्था में आप जाएंगे, कामला की चिकित्सा में जाएंगे तो लघु पंचमूल सिद्ध दूध सिद्ध जल जो है वो दिन भर पीने के लिए बोला है उन्होंने, और रेफरेंस उसका वाग्भट चिकित्सा 16वें अध्याय में है। तो वो जो चीज है वो हमको हम कम कर सकते हैं। हिमैचुरिया शतक्षीण या शेजकास, तो रक्तफेन प्रभाव फुफ्फुस जो शतज उत्पन्न होता है शतकास में, उसकी वजह से हमको बस्ती किंवा रुक्क इसकी उत्पत्ति में रक्त इंपॉर्टेंट है। इसके लिए किडनी और ब्लैडर के डिजीज है ना उसमें हमको ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो इसमें भी कास जो है वो कास में रक्तपित्त की जैसी घटना जो है उसकी वजह से हिमैचुरिया लक्षण देखने को मिलता है। आप देखेंगे तो शतकास में वाग्भट में रक्तवर्ण मूत्र ऐसा बोला है। तो पेशेंट को शतकास या लक्षण जैसे दिख सकते हैं, भले वो किडनी फेलियर का पेशेंट रहेगा लेकिन उसमें शतकास की चिकित्सा जो है ना वही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे कि अभी वो सर्पीगुड़ बोले है, श्वदर्ष्टा देवरूट है, सर्पीगुड़ है, पलाश पुष्पासव है, एलादी वट्टी जो कास में आई हुई है, एलादी मंत्र जो एलादी घुरुत करके आया है राजेशमा चिकित्सा में, वो एला और लघु पंचमी सिद्ध दूध का वापर सीतोपलादी वंशरोचन युक्त ये अगर यूज करते हैं तो शतकास में हमको शतकास में और हिमैचुरिया में दोनों में अच्छा रिजल्ट जो है ना मिलता है। उसका एक रेफरेंस मैं बताना चाहूंगा, शारंद संहिता में सीचू की जो फलश्रुति दी है और सीतोपलादी चूर्ण की, उसमें फलश्रुति में उन्होंने रक्तपित्त बोला है। तो फलश्रुति में रक्तपित्त आया हुआ है जो हमको देख सकते हैं कि ये सब चीजें जो है ना हम लोग देख सकते हैं कि शतकास है और हिमैचुरिया है लेकिन पेशेंट के रिपोर्ट में किडनी फेलियर आया हुआ है। तो वैसी कंडीशन हमारे यहाँ पे निदान जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। अपना आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव निदान जो है ना मैं आपको वापस बताना चाहूंगा कि आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव निदान जो है ना वो हर टाइम देखना जरूरी है और उसके अनुसार ही हम लोग चिकित्सा देंगे ना तो हमको जो लक्षण है ना वो लक्षण में भी और किडनी के जो कंडीशन है वो दोनों में भी फर्क जो है ना वो अच्छी तरह से दिख सकता है, ऐसा है। तो आगे जो है अश्मरी में भी उन्होंने ये इसके बारे में बोला है कि हिमैचुरिया ये लक्षण जो है वो दिख सकता है। तो अश्मरी की संप्राप्ति देखने जाएंगे तो आपको सामने मैंने संप्राप्ति रखी है। तो यदा वायुमुखे बस्ते आवृत्ते परिशोषयत् मूत्रम सपित्तम सकपम सशुक्रम वा तदाक्रमात् संजायते अश्मरी घोरा पित्तात् घोरीव रोचना श्लेष्माश्रयाच सर्वास्यात्। तो ये सब जो लक्षण है वो अश्मरी के लक्षण है, उसमें भी हमको कभी कभी ये रक्त सहित मूत्रस्व ये देखने को मिलता है। अश्मरी ये बीमारी भी आई है और किडनी के हिसाब से बहुत सारे वैद्यों के पास अश्मरी के पेशेंट बहुत सारे आते हैं। तो उसमें भी हम लोग के अश्मरी की चिकित्सा जो है तो अश्मरी की चिकित्सा में कुछ योग मैंने नीचे लिखे हैं पीपीटी में रखे हैं। तो वो योग हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। उसमें वरुणादि काढ़ा, वीरतरवादी कषाय, गोक्षुर क्वाथ, चंद्रप्रभा वटी, कदली क्षार, यवक क्षार, गोक्षुरादि गुगुल, तृणपंचमूल क्वाथ, कुरडू चूर्ण, बृहत्यादि गण, ऐसे कुछ योग मैंने लिखे हैं। इनका अश्मरी में यूज मैंने किया है। कैसा है कि बहुत सारे वैद्यों के पास बहुत सारे अश्मरी के पेशेंट है तो उनके यहाँ पे बहुत सारी अलग दवाई भी यूज होती रहेगी। मैंने जो मेरे यहाँ पे जो जनरली मैं यूज करता हूँ उसके बारे में ही लिखा है। और अश्मरी का एक और निदान जो है उदावर्त जैसे संप्राप्ति जो तैयार होती है तो उसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। और उदावर्त की संप्राप्ति में जो उफराट्या वायु ऊपर की तरफ अपान वायु जो ऊपर की तरफ आता है तो वैसी कंडीशन में भी अश्मरी जो है वो लक्षण हमको देखने को मिलता है। तो वैसी कंडीशन में बृहत्यादि गण है, हिंगू द्विवस्त्र चूर्ण है या लवन भास्कर चूर्ण है, तिलादी मोदक जो वाग्भट चिकित्सा स्थान अर्श चिकित्सा में आया हुआ है उसका यूज जो है ना वो ज्यादा होता है।
एक मैं बात यहाँ पे मेंशन करना जरूरी समझूंगा कि बहुत बार कैसा होता है कि सोनोग्राफी लेके ही अपने पास पेशेंट आता है कि उसको कैलकुलिया हुआ है। अगर सोनोग्राफी विदाउट सोनोग्राफी हमारे पास पेशेंट आता है और उसके जो अश्मरी के जो लक्षण बोले वो छोड़ के सिर्फ शूल ही लक्षण लेके आता है, तो उस टाइम पे हमको उसका निदान अश्मरी या फिर कैलकुला इसके बारे में तुरंत सोचने की जगह पे उदर शूल के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। और उसमें शूल वज्रग्नि वटी करके जो दवाई है उसका रिजल्ट जो है ना वो ज्यादा अच्छा है। वैसे तो प्रवाह पंचामृत है, धात्री लो है, ये चूर्ण का रिजल्ट भी उसमें मिलता है। लेकिन जब वो सोनोग्राफी करेगा, देखो प्रत्यक्ष में अल्पम और अनल्पम अप्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष दिखने वाली चीज है उसके बारे में हम लोग सोचने जाएंगे तो शूल के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पेशेंट अपने पास वही लक्षण लेके आता है। ये स्टोन होना, किडनी में स्टोन है या फिर ब्लैडर में स्टोन है या फिर यूरेटर में स्टोन है, ये सब सोनोग्राफी या फिर एक्सरे के बाद की जो चिकित्सा, जब बात की जो निदान है वो है। सबसे पहले तो हमको सबसे जो सामने दिखने वाली चीज है वो तो है शूल है, तो उसके बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। नीचे मैंने थोड़े जो कंडीशन लिखी है, जैसे कि अश्मरी और शूल रहेगा या फिर अश्मरी और शिरोशूल रहेगा, अश्मरी और पक्वाशयघातवात रहेगा। तो उसमें जो चिकित्सा जो है उस जैसे कि अश्मरी और अर्श रहेगा तो सुरन वटक या कांकायन वटी है, पिप्पल्यादि तेल का अनुवासन है। अश्मरी और शिरोशूल रहेगा तो बृहत्यादि गण है। ये बृहत्यादि गण का रेफरेंस एक्चुअली सूत्रस्थान में आया हुआ है मिश्रगण अध्याय में, आगे चल के उसका मैं उहापो करने वाला हूँ। बृहत्यादि गण है, वरुणादि गण है। अश्मरी और पक्वाशयघात वात रहेगा तो लवणबाष्प का चूर्ण है। अश्मरी और वातरक्त रहेगा तो गुक्षरादि गुगुळ और कामदुदा है, कोकिलाक्ष कषाय है। अश्मरी और वातवादी रहेगा तो वीरतर्वादी कषाय है, कंटकारी भूत है। अश्मरी और उक्क विकार रहेगा तो एलादिक वात, जिसका रेफरेंस चारंद संहिता मध्यम खंड में आया हुआ है। अश्मरी और प्रमेय रहेगा तो शिलाजित रसायन है, शिलाजित वटी है, चंद्रप्रभा वटी है। अश्मरी और रक्तपित्त रहेगा तो लघु पंचमो सिद्ध क्षीरपाक है। तो ये सारे जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस और उसमें यूज की वाली दवाई जो है उसके बारे में मैंने थोड़ा बताया हुआ है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि अश्मरी की अत्यायिक अवस्था जो है वो भी हमको देखने को मिलती है। तो उसमें कैसा है कि अगर अत्यायिक अवस्था में अपने पास पेशेंट आता है तो उसमें वैद्य चूड़ामणि जो है नृसिंहाचार्य भागवड़ीकर सर, उनमें वो कनकेंदु शंकर करके दवाई जो कनक सुंदर, चंद्रप्रभा और शंकवटी, इसका यूज करते थे ज्यादा। मैंने मेरे प्रैक्टिस में भी बहुत सारे पेशेंट को ये देख के देखा है, उसका बहुत अच्छा यूज होता है अत्यायिक अवस्था में। नींबू शक्कर पानी के साथ देंगे तो उसका ज्यादा परिणाम देखने को मिलता है। उसके बाद में त्रिविक्रम रस करके एक दवाई आई हुई है, वो उसका वैश्य रत्नावली में रेफरेंस है, तो वो त्रिविक्रम रस भी है, अत्यायिक अवस्था में बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद में हम लोग वो अत्यायिक अश्मरी के अत्यायिक अवस्था में क्या क्या कर सकते हैं, तो स्नेहन मीन्स पेट में या कटी प्रदेश में, उर्व प्रदेश में स्नेहन करके दशमूल तेल का या धनवंतर तेल का या तिल तेल का या नारियल तेल का भी स्नेहन कर सकते हैं। स्वेदन के लिए नाड़ी स्वेद है या फिर गर्म पानी का जो कोई भी टर्किश ऑयल रहेगा वो भिगो के उसका ऊपर उसको पेट के ऊपर रखने से भी अश्वरी का पेन जो है ना वो जल्दी कम होने को देखने को मिलता है। नाभि पूरन जो है वो तिल तेल का या फिर नारियल तेल का, बस्ती में दशमूल धनवंतर तेल, इसका यूज होता है। एक्यूप्रेशर के बारे में मैं आपको एक बताना चाहूंगा। मैंने जो हमारे पास एक पेशेंट आता था उसको मैंने देखा था कि उसका जो पेन था वो मेथी का दाना रहता है, वो जो मिडल फिंगर है अपना उसके यहाँ पे उसका मेथी का दाना बांध के रखने के बाद उसका अश्मरी का शूल का शमन हो गया था। ये उसको किसी ऐसा एक्यूप्रेशर करने वाले नहीं बताया था, तो उसने वो देखा था तो उसने खुद भी किया था, उसके बाद में मैंने भी करके देखा है। तो उसमें बहुत सारे पेशेंट का पेन जो है ना वो तुरंत कम हो जाना वो देखने को मिलता है। कार्य कारण भाव उसका मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। वो उसने बोला था कि एक्यूप्रेशर का वो पॉइंट है और उसकी वजह से वो कम होता है, ऐसे उसने बोला था। मैं भी यूज कर रहा हूँ, आप लोग भी यूज करके देख सकते हैं। उसके बाद में शीघ्रत्वक सिद्ध कषाय अगर ज्यादा मात्रा में लिया तो भी अश्मरी का शूल जो है ना, अश्मरी का शूल कम होना और अश्मरी गिरना ये देखने को मिलता है। ये एक्चुअली पन्हाड़ागढ़ है कोल्हापुर के पास में, वहां पे एक कोई फोक मेडिसिन करके जैसे बोलते हैं वैसे ही कोई आदमी वो शिगरू का काढ़ा जो है ना पेट बहुत पिलाता है, मीन्स एट अ टाइम 2 लीटर 2.5 लीटर 3 लीटर पिलाने को देता है। और उसके बाद में आपको बहुत ज्यादा यूरिन हो जाता है और अश्मरी का यूरिन कैलकुलस का पेन जल्दी कम हो जाता है और उसके बाद में स्टोन भी निकल जाते हैं। मैंने खुद के ऊपर भी ऐसा ये प्रयोग करके देखा हुआ है, तो मुझे भी बहुत अच्छी तरह से यूरिन पास होकर जो छोटा स्टोन वो निकल गया था। बहुत सारे पेशेंट वहां पे लाइन लगी रहती है। आप भी ये शीघ्रत्वक जो है ना वो देख के पेशेंट का अश्मरी का शूल और अश्मरी पातन ये दोनों चीज कर सकते हैं। तेल धारा भी पेट के ऊपर करेंगे तो उसमें भी अश्मरी में भी फायदा जो है ना वो देखने को मिल सकता है। अभी अश्मरी का साध्यत्व जो है ना वो भी जान लेना चाहिए
कैसा है कि हमारे पास पेशेंट आएगा तो हर एक पेशेंट को हम लोग अच्छा कर सकते हैं या फिर हर एक पेशेंट अपने से ही अच्छा होना चाहिए, ऐसा कुछ अभिनिवेश रखना नहीं चाहिए। हमको खुद के लिमिटेशन जो है ना वो जान लेने चाहिए। जैसे कि किडनी में स्टोन रहेगा तो 10 मिलीमीटर से भी 1 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रहेगा, तो उस टाइम पे वो ज्यादा तकलीफ वाली बात हो जाती है। वो नीचे आएगा या फूट जाएगा फिर वो निकल जाएगा, हम लोग ऐसे बोल नहीं सकते। और 15 mm का स्टोन यूरिनरी ब्लैडर यूरेटर में रहेगा तो भी ज्यादा तकलीफ होती है। अश्मरी जब नीचे सरकता है तो उसमें रक्तस्राव होता है, तो भी अत्यायिक अवस्था इमरजेंसी हो जाती है। वैसे प्रॉब्लम में गोक्षूर और शतावरी सिद्ध का दूध या वो गोक्षूर शतावरी सिद्ध का घृत वो पेशेंट को देना चाहिए। चंद्रकला रस और एसटी घन चूसने के लिए देना चाहिए। अश्मरी जो है वो बहुत सारे पेशेंट में हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारे पेशेंट को वो बार बार तैयार होते रहते हैं, तो उसमें बार बार अगर होते रहेंगे तो उसमें बहुत दिन तक गोक्षरादि को देना चाहिए, या फिर दशमूल कषाय और पिप्पल आदि तेल का बस्ती उसका भी अपुनर्व चिकित्सा में ज्यादा अच्छा यूज होता है। कैसा है कि पालक, टोमेटो और अंडा मीन्स एग, वो जो लोग ज्यादा खाते हैं उनमें अश्मरी हमको ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये जो हेतु जो है वो हेतु भी हम लोग निकाल देते हैं, तो भी अश्मरी पुनः तैयार होना, वापस तैयार होना, ये सब चीजें जो है ना हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। इसके लिए ये चीजें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अश्मरी की चिकित्सा में बहुत सारी योग जो बाकी के लोग यूज कर सकते हैं ना, वो भी हो सकते हैं। मैंने मेरे प्रैक्टिस में जो यूज करता है मैंने आपको बताया है। उसके बाद में ये जो बेसिकली जो किडनी डिजीज या फिर मूत्रज रोग में जो भी कुछ वनस्पति काम करती है उसके बारे में आप देख सकते हैं कि गोक्षुर, पुनर्नवा, सारीवा, वरुण, ये ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है ना हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उनका काम जो है ना उसके बारे में मैंने बताया है, गोक्षुर कैसे काम करता है, पुनर्नवा कैसे, सारीवा कैसे, वरुण कैसे, उसके बारे में आप देख सकते हैं। तीसरा जो है हेतु, आगे का जो हेतु है किडनी डिजीज में, उसमें अत्यंबुपान, वो अत्यंबुपान में भी रुक्क विकृति है वो देखने को मिलती है। कैसा रहता है कि बहुत सारे लोगों का ये वहम रहता है कि ज्यादा पानी पीने से किडनी फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है, लेकिन उनको ये बात समझ में आना चाहिए कि किडनी का फिल्ट्रेशन काम नहीं है। मीन्स ज्यादा ज्यादा पानी पीने से किडनी अच्छा फिल्टर करेगी ऐसा नहीं है, क्योंकि अत्यंबुपान जो है, अत्यंबुपान की वजह से भी अगर किडनी के ऊपर लोड आता रहेगा तो भी उसकी वजह से भी किडनी जो है ना वो उसमें खराब होती हुई दिखती है हमको। बहुत सारे लोग रहते हैं कि हमको स्टोन होके क्या था इसके लिए डॉक्टर ने ज्यादा पानी पीने को बोला, ऐसे बोलते हैं। वो बात समझ में आती है कि ज्यादा पानी पीने से वो प्रेशर फिनोमिना है, उसकी वजह से किडनी स्टोन निकल जाता है, यूरिन अच्छी हो जाती है वो, लेकिन कैसा वो टाइम बिंग के लिए है, मीन्स वो थोड़ी देर के लिए डॉक्टर ने बोला रहता है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि वो हमको कंटिन्यू करना है। तो वैसे जो अत्यंबुपान है वो अत्यंबुपानात मंदाग्नि, उसकी वजह से भी अग्नि जो है ना मंद हो जाता है और बार बार बहुत सारी चीजें जो ना वो देखने को मिलती है, जैसे प्रतिशय वो देखने को मिलता है या फिर किडनी डिजीज देखने को मिलते हैं। तो वैसे वैसे अगर पेशेंट अपने पास हेतु लेके आता है तो उसमें अत्यंबुपान में हमको जो विचार करना है, तो उसमें चिकित्सा में सिद्ध जल, वनस्पति सिद्ध जल, मुस्ता और परपटक का सिद्ध जल जो है उसके बारे में सोचना चाहिए। और फिर लघु सूचेकर जो बोला है, सुंठ और गैरिक, हाँ, तो गैरिक जो है द्रव शोषण का काम अच्छी तरह से करता है, तो उसके बारे में सुंठ जो है ना अग्निवर्धन का काम करता है। तो अत्यंबुपान से होने वाली जो विकृति है उसमें इसका यूज ज्यादा अच्छा है। अभी आगे जो है वो ज्वर का विचार जो है ना वो करना चाहिए। किडनी डिजीज में ज्वर का विचार करते वक्त हम लोग देख सकते हैं। राहुल ऐकायला येतंय का? डिस्टर्बन्स येतोय मध्ये जरा. हो सर, त्यांना रिमूव्ह केलं मी. ओके ओके, हाँ सॉरी हाँ, ज्वर के विचार के बारे में हमको सोचना चाहिए। ज्वर में ज्वर जो है वो ज्वर के संताप से ज्वर संतापात रक्तपित्त मुदीर्यते ऐसे बोला है। देह इंद्रिय मनस्तापी सर्व रोगाग्रह जो बली, ऐसे ज्वर के बारे में बोला है। जो देह इंद्रिय दोनों को मनस्ताप करने वाला जो है उसके बारे में वो ज्वर उन्होंने बोला है। ज्वर में कैसा होता है कि धातुपाक जो है हमको ज्यादा देखने को मिलता है। वो जो धातुपाक है वो धातुपाक की वजह से रक्त, मेद, मिस रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सब धातु का पाक जो है ना ज्यादा दिन ज्वर रहेगा तो हमको देखने को मिलता है। तो उसमें भी हमको बहुत सारे किडनी के पेशेंट जो आते हैं जिनमें मूत्र विबंध रहता है या फिर शोफ बॉडी पे आया हुआ रहता है या फिर पेट साफ न होना, ऐसी कंडीशन रहती है। तो वैसे कंडीशन में वो विषम ज्वर की कंडीशन में वाग्भट में चिकित्सा में एक सूत्र आया, सिद्धम शुंठी बला व्याघ्री भूकंटक गुडे पय्या शोफ मूत्र शकृत वात विबंध ज्वर कासजित। शोफ, मूत्र विबंध, शकृत विबंध और वात विबंध, ऐसी हर एक कंडीशन में ये जो योग है उसका यूज जो है ना वो हमको अच्छी तरह से देखने को मिलता है।
उसके बाद में अमृतार्णव रस करके एक दवाई आई हुई है, उसका वो आप गुणे शास्त्री सर जो है उन्होंने अपनी बुक में किया है कि जब धातुगत ज्वर जो है बैठा हुआ, वो धातुगत ज्वर ज्यादा दिन तक रहेगा तो उसमें अमृतार्णव रस जो है ना उन्होंने यूज करने को बोला है। तो उसमें एक्चुअली वो बचनाक का कल्प है, लेकिन अगर हम लोग देते रहेंगे उसको बचनाक का कल्प होते हुए भी प्रॉपर अनुपान के साथ या फिर टंकन के साथ देते रहेंगे ना, तो भी हमको जो ज्वर है वो निकल जाता है। और ज्वर निकलने के बाद किडनी डिजीज में फर्क जो है ना देखने को मिलता है। ये ज्वर का विचार है, इसके लिए आपको ये अमृतार्णव रस के बारे में बता रहा हूँ। वैसे ही चंद्रशेखर रस करके भी दवाई है, वो कफपित्त ज्वर में उसका यूज करने को बोला है। तो वो भी ऐसा ही है कि चंद्रशेखर रस जो है वो लॉन्ग टर्म में देते रहेंगे तो उससे शरीर में जो बैठा हुआ खराब कफ और पित्त है वो निकल जाने के बाद भी किडनी डिजीज में फर्क जो है ना देखने को मिलता है। ये ज्वर के बारे में हो गया। उसके बाद में पुनरावर्तक ज्वर, ऐसी कंडीशन हम देखने को मिलती है। उसमें कैसा है, अथापि परिपाकम धातुषेव क्रमान मला यांति ज्वरम अकुर्वन्ते तथापि अकुर्वन्ते दीनता श्वेतुम ग्लानि पांडुताम न अन्न कामताम कंडु उत्कोट पीड़का कुर्वन्ति अग्निच्यते मूर्धम। ये जो दीनता श्वेतु ग्लानि पांडुता न अन्न कामता, ये सब जो लक्षण है पुनरावर्तक ज्वर जो बोला है उसकी वजह से हम लोग ये लक्षण जो है ना वो देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लक्षण जो है ना किडनी के पेशेंट में हमको देखने को ज्यादा मिलते हैं। तो उसका भी विचार जो है ना वो किडनी फेलियर के बारे में हम लोग कर सकते हैं या किडनी डिजीज के बारे में कर सकते हैं। तो उसमें पुनरावर्तक ज्वर जो है, तो पुनरावर्तक ज्वर का जो काढ़ा चरक चिकित्सा स्थान में ये चरक महर्षि अकेले ने उनको बताया है ये पुनरावर्तक ज्वर के बारे में। उसमें किरातिक्त तिक्ता मुस्त पर्पटको अमृता ग्रंथी पित्तानीच्या अभ्यासात पुनरावर्तक ज्वरा। तो ये जो दवाई है किरातिक्त तिक्ता मुस्ता पर्पटक अमृता, ये पांचों का कंडीशन जो है पुनरावर्तक में हमको देखने को मिलता है। ये ऊपर की जो मैंने लक्षण बताए उसमें इसका यूज ज्यादा अच्छा है। इसका अगर सिद्ध घृत मिस जैसे मैंने पहले की स्निग्धता और द्रवता हमको मेंटेन करनी है, तो किडनी डिजीज में अगर पुनरावर्तक ज्वर का जो काढ़ा है इसका सिद्ध घृत करने से उसका स्नेह जो है ना, किडनी का स्नेह जो ना मेंटेन होना वो बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलता है। इसकी वजह से इसका सिद्ध घृत करके यूज करना बहुत यूजफुल रहता है। इसका हम लोग काढ़ा भी तैयार करके यूज कर सकते हैं या फिर उसका कषाय भी यूज कर सकते हैं या फिर उसका जो वरुणादि कषाय वगैरह जैसे अरिष्ट जैसे है वैसा भी यूज कर सकते करके हम लोग देख सकते हैं कि पुनरावर्तक ज्वर का काढ़ा या पुनरावर्तक ज्वर का घृत देने के बाद किडनी डिजीज में फर्क जो है ना वो जल्दी से देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है किडनी डिजीज में वो पेन किलर और एंटीबायोटिक्स। अभी कैसा है पेन किलर वगैरह खाना जो है ना लोगों को आदत जैसा हो गया है। मीन्स और ओटीसी में भी पेन किलर बहुत सारे मिलते हैं तो लोग बहुत सारे पेन किलर खाते हैं और उनको बाद में पता चलता है कि उसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म एक आध दो पेन किलर खाने से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एंटीबायोटिक एक या दो बार लेने से होने वाला नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म तो कंटिन्यूस यूज करने की वजह से पेन किलर और एंटीबायोटिक यूज करने की वजह से भी किडनी डिजीज जो है या किडनी फेलियर हमको देखने को मिलता है। उस टाइम पे हमको जो विचार करना है आयुर्वेद के हिसाब से वो विष का विचार जो है ना वो ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो उसमें जो अगधराज करके हमारे क्लिनिक में हम लोग दवा यूज करते हैं उसमें विष, ऋषि विष और दष्टा विष, इसमें जो विषग्न द्रव्य है उनका एक साथ तैयार किया हुआ कल्प है वो। उसके बाद में विषग्न घृत मीन्स विषग्न महाकषाय जो बोला है चरक ने उसके बारे में ही हम लोग विषग्न जो महाकषाय है तो उसमें जो वनस्पति आई है उसका यूज जो है ना हम लोग करते हैं या फिर उसका सिद्ध तेल करके भी हम लोग देख सकते हैं। और हरिद्रा मंजिष्ठा सुहा सूक्ष्म पालिंदी चंदन कतक शीरीष सुंदुवार श्लेष्मांतक इति दशमानानि विषग्नानि भवन्ति। ये जो विषग्न गण है उसका घृत है, विषग्न तेल है, वो यूज करना चाहिए। दूषी विषारी अगत करके जो है उसका रेफरेंस भी आगे मैंने लिखा हुआ है। तो दूषी विषारी अगत का भी यूज उसमें होता है। कटफल ये द्रव्य है, कटफल द्रव्य का प्रदमन से उसका बहुत अच्छा काम होता है। कटफल द्रव्य जो है ना शुक्र शोधन गण में भी आया है, उसका भी मैंने आगे विवाह किया है। दालचीनी का यूज जो है ना वो बहुत अच्छा होता है। ये सब चीजें जो है ना वो विष अगर पेन किलर या एंटीबायोटिक जैसे या फिर विषान्न सेवन का इतिहास रहेगा या फिर रासायनिक खत जो रासायनिक ये बोलते हैं फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं उसकी वजह से अगर किडनी डिजीज होता है तो उसमें ये सब चीजों का ज्यादा यूज होता है। एक बलादि योग करके एक दवाई आई है तो उसमें बला है, अतिबला है, मधु मीन्स यष्टि है और मधु पुष्प मीन्स ये अपना मोह की फूल है, वो जो चरक चिकित्सा स्थान में आया है तो उसके फलश्रुति में उन्होंने सर्व धातुगत विष ऐसा लिखा है। सो हर एक धातुगत विष जो है ना वो निकालने का काम बलादि योग करता है। तो इसको भी हम लोग प्रैक्टिस में बहुत अच्छा यूज करके पेशेंट को फर्क जो है ना वो अच्छी तरह से देखने को मिलता है। तो आप भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे कंटेंट है इसके, शॉर्ट कंटेंट है लेकिन उसका फलश्रुति बहुत अच्छा है।
उसके बाद में दूषी विष के बारे में मैंने बोला कि दूषी विषारी अगत जो है वो दूषी विषारी अगत वाग्भट में आया हुआ है, लेकिन दूषी विष कैसा रहता है, शरीर में जाके क्या करता है, तो उसके बारे में हम लोग सुश्रुत कल्पस्थान में देखने जाएंगे। तो उसमें उन्होंने ज्वरे दाहेच हिक्कायाम अनाहे शुक्र संशय शोपे अतिसारे मूर्छायाम रुद्रोगे जठरापि च उन्मादे वेपतो चैन ये च अन्य सुपद्रवा यथासुम तेषुम कुर्वीत विषग्नि औषधि क्रियाम। तो ये सब लक्षण जो है ना दूषी विष के हम लोग देखने मिलते हैं। तो उसमें उन्होंने विषग्न औषधि जो बोली है तो उसमें दूषी विषारी अगत जो है ना वो यूज करने को बोला है। तो उसके ये सब चीजें जो है ना विषय का अगर संबंध रहेगा तो ये सब चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद में अभी जैसे मैंने बोला कि केमिकल फर्टिलाइजर्स वो यूज करने की वजह से भी जो विकृति होती है, तो उसमें उन्होंने शाक सुपान्न मांसानी क्लिन्नानी विरसानी च सद्यः परुषितानि व विगंधानि विभवन्ति च गंधवर्ण रसैर्हीना सर्वे भक्ष्य फलानि च पक्वानि आशु विशेर्यन्ते पाकम आमानि यान्ति च। ये सुश्रुत कल्पस्थान में जो केमिकल जो फूड है उसके बारे में उन्होंने बोला है। तो उसमें भी ये रासायनिक फर्टिलाइजर यूज करने के बारे में करने से कैंसर, किडनी फेलियर ऐसी जो बीमारी आजकल तैयार हुई है, तो उसमें हम लोग विषय की जो चिकित्सा बोली है, फिर विषय की जो दवाई बोली है, उसका यूज हम लोग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन कैसा है, संक्षिप्तः क्रिया योग निदान परिवर्जन, ऐसा अगर देखने जाएंगे तो निदान का परिवर्जन मीन्स करना ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग वो ज्यादा यूजफुल है। ऑर्गेनिक अन्न सेवन करना या देशी गाय का दूध पीना, ये उसके ऊपर का परमानेंट सोल्यूशन है। टेम्पररी हम लोग ये जो विषय के जो अगत है या अगत का यूज करके पेशेंट को अच्छा मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग सबने करना चाहिए, ऑर्गेनिक फूड ही सबने खाना चाहिए, ऑर्गेनिक दूध ही सबने पीना चाहिए। ऐसा अगर करेंगे तो ही सोसाइटी का भला है उसमें, और उसकी वजह से ही जो कैंसर है या फिर किडनी फेलियर जैसे डिजीज है वो ज्यादा से ज्यादा हमको देखने को मिल रहे हैं, उसका हम लोग रोक है ना अच्छी तरह से कर सकते हैं। अभी प्रमेह का जैसे कंडीशन है, प्रमेह तो प्रमेह के इसमें भी हमको किडनी डिजीज जो है ना वो देखने को मिलते हैं। तो प्रमेह की संप्राप्ति जैसे बोलिए कि वो सब जो दोष है बस्ती से निकलने लगते हैं। तो वैसी कंडीशन में जो ट्रीटमेंट करना है, तो ट्रीटमेंट में मधुसूदन वटी करके जो दवाई है उसका शिलाजितु रसायन है। शिलाजितु रसायन एक्चुअली शिलाजीत जो है बोला है नो कफजो नो विबंध में हर एक के कफज विबंध में या फिर कफज डिजीज में शिलाजितु का चरक ने इस्तेमाल करने को बोला है। तो उसको उसने अस्नादि या शालसरादिगण जो सुश्रुत में बोला हुआ है या फिर अस्नादिगण जो वाग्भट में, दोनों सेम गण है, उसका ही उसको शिलाजीत का भावना देके अगर यूज कर सकते हैं, यूज करेंगे तो उसका यूज जो है ना प्रमेय जन्य जो किडनी फेलियर क्या प्रमेय जन्य जो किडनी डिजीज है उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। ऊपर मैंने जो बोला कि सिद्ध जल के बारे में मैंने मुस्ता, दारवी, गीली हल्दी उनका जो यूज बोला, दारवी का यूज बोला, और श्रुतशीत जल के बारे में। तो चतुर्थांश शेष रख के उसका श्रुतशीत जल प्रमेय और किडनी फेलियर रहेगा तो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। बहुत सारी प्रमेयग्न द्रवाई जो है उसका भी यूज होता है। मेरे प्रैक्टिस में ये सब चीजें मैं यूज करता हूँ, इसके बारे में मैंने बोला है। धन्वंतर भूत जो है उसके फलश्रुति में भी अब देखने जाएंगे तो पांडु विदर्दी गुरुमास शोप शोष गरोदरम श्वास कास वमी मृत्यु क्लियानम वात शोनितम पुष्ट उन्मादम अपस्मारम धन्वंतर मिदम भूतम। ये फलश्रुति जो धन्वंतर भूत की उसके लक्षण भी हमको किडनी फेलियर के बहुत सारे पेशेंट है उसमें लक्षण में हमको लक्षण के तौर पे देखने को मिलते हैं। इसके लिए वो स्नेह मेंटेन करने के लिए मीन्स प्रमेह रहेगा और किडनी फेलियर रहेगा तो उसमें भी स्नेह मेंटेन करने के लिए, स्निग्धता मेंटेन करने के लिए धन्वंतर भूत का यूज जो है ना बहुत अच्छा होता है। तो ये धन्वंतर भूत भी बहुत सारे पेशेंट में यूजफुल रहता है। आगे का जो विचार है वो ब्लड प्रेशर का है। ब्लड प्रेशर की वजह से भी किडनी फेलियर या फिर सीआरएफ के पेशेंट जो है ना वो उनमें रीनल हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। तो ब्लड प्रेशर का विचार करते वक्त हमको रक्तपित्त का विचार या फिर स्ट्रेस और टेंशन का विचार जो है ना वो ज्यादा करना चाहिए। स्ट्रेस और टेंशन के बारे में हम लोग पहले ही भी बात कर चुके हैं कि वो कैसे बॉडी को खराब करता है और उसमें चिकित्सा कैसी करनी चाहिए। ये ब्लड प्रेशर जो है उसमें रक्तपित्त का विचार करते वक्त और रक्तपित्त में जो आई हुई दवाई है उसका भी विचार करना चाहिए। तो सुवर्ण सूचकर रस जो है उसका अच्छा काम ब्लड प्रेशर कम करने में दिखता है। उशिरादि चूर्ण, किरातिक्तादि चूर्ण, इनके सब दोनों के रेफरेंस चरक चिकित्सा सान रक्तपित्त चिकित्सा है। वासाघृत है, विडंग और यष्टि, ये विडंग तंडुल रसायन जो बोला है सुश्रुत ने उत्तर स्थान में, उसके बारे में विडंग या यष्टि ये दोनों एक साथ करके अगर यूज करते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा यूज ब्लड प्रेशर कम करने के लिए और किडनी डिजीज में दोनों एक साथ में देखने को मिलते हैं। आप एक बात समझ ले कि ये जो कंडीशन रखी है मैंने, ब्लड प्रेशर है या फिर प्रमेह है या फिर ये विष है, ये सबका जो विचार है ना वो रुक्क के साथ में है। वो जो दवाई है वो रुक्क के साथ में अगर ये सब कंडीशन रहेगी, रुक्क विकार और ये रहेगी तो ये सब दवाई जो है ना उसमें आपको काम करते वक्त देखने को मिलेगी, वो ज्यादा अच्छी तरह से काम करेगी। उशरादि चूर्ण का आगे रेफरेंस मैंने दिया है
किरातिकतादी चूर्ण जो है ना उसका भी रेफरेंस मैंने आगे दिया है। पेट ज्यादा खराब होकर रक्तपित्त हुआ रहेगा और उसमें अगर किडनी डिजीज रहेगा तो ये सब तीनों कंडीशन में किरातिकतादी चूर्ण जो है ना वो ज्यादा अच्छा काम करता है। और तमक श्वास रहेगा, पिपासा, दाह ऐसे चीजें रहेगी तो उशिरादी चूर्ण काम करेगा। आगे का जो वृक्क विकार का हेतु है उसने व्यसन जो बोला है वो व्यसन की वजह से मीन्स अल्कोहल कंज्यूमिंग है या फिर तंबाकू च्युइंग है या फिर गुटखा वगैरह खाते हैं, ये सब जो व्यसन है ना वो व्यसन का भी किडनी के ऊपर असर होते दिखता है। तो उसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। जनरली अल्कोहल कंज्यूमिंग जो है उसका ज्यादा परिणाम हमको किडनी डिजीज के दिखता है। ये तंबाकू च्युइंग या फिर गुटखा वगैरह जो खाना है या फिर सिगरेट स्मोकिंग है उसका लंग कैंसर और ओरल कैंसर इसमें हमको ज्यादा पार्ट उसका ज्यादा हेतुत्व दिखता है। लेकिन जो अल्कोहल कंज्यूमिंग है ना ज्यादा मद्य पीने वाले लोग उनमें हमको किडनी खराब होना ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो उस वक्त जो ट्रीटमेंट करनी है तो वो ट्रीटमेंट करने के सबसे पहले मैंने जैसे बोला कि संक्षिप्तः क्रियाओं को निदान परिवर्जन मीन्स व्यसन को पूरी तरह से त्याग देना यही उसकी चिकित्सा है। तो जो जैसे कि वाकबर्ट ने बोला है कि क्रमेण अल्पिचितो गुणा मीन्स उसको पादन अभ्यास मीन्स कोई भी चीज अच्छी चीज छोड़नी रहेगी तो उसको धीरे धीरे आत्मसात करनी है और कोई भी बुरी चीज छोड़नी रहेगी तो उसको भी धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। वैसे पादंशेन तेजेत असत्म्यम पादेन अभ्यास ये जो सूत्र बोला है वैसे ही हम लोग पेशेंट को काउंसिल करके उसका जो मद्य है ना वो छोड़ने में मदद कर सकते हैं। उसमें भी मद्यपी रुग्णों में हेतु विपरीत अर्थकारी चिकित्सा जो है ना वो ज्यादा यूज होती है। जैसे कि मद्यपी रुग्णों में एलाद्य अरिष्ट जो वैश्य रत्नावली मसूरी का चिकित्सा में आया हुआ है उसका नीचे मैंने रेफरेंस लिखा हुआ है। तो उसको हम लोग मद्यपी रुग्णों को देते रहेंगे तो उसकी वजह से एलाद्य अरिष्ट की वजह से जो भी कुछ मद्यपी रुग्ण पे जो डिजीज की वजह से मद्यपी रुग्ण में किडनी के ऊपर किडनी डिजीज में जो भी कुछ लक्षण देखते हैं और लक्षण जो है ना वो कम होने में मदद होती है। यकृत खराब होने के बाद मीन्स अल्कोहल ड्रिंकिंग की वजह से या फिर स्मोकिंग की वजह से या फिर ये गुटखा की वजह से अगर यकृत खराब हो जाता है और उसकी वजह से अगर हम लोग किडनी डिजीज देखने को मिलेंगे जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर वगैरह है उसमें हमको स्नेह कल्पना जो है ना यूज करनी चाहिए। जनरली मैं रक्तपाचक बोला है पटल सारिवा मुस्ता पाटा कोटुकुरोइनी ये जो बोला है ना उसका यूज में ज्यादा उसका घृत बना के उसका सिद्ध स्नेह करके उसका यूज जो है मैं ज्यादा यकृत विकृति में करता हूँ तो उसका भी अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। नीचे मैंने एलाद्य अरिष्ट का पार्ट लिखा है तो एलाद्य अरिष्ट में भी कैसा है कि वो एला ही जो एला द्रव्य सिलेक्ट किया है तो आप देख सकते हैं उसके बारे में कि इलायची जो है वो काम उसमें बहुत अच्छी तरह से करती है। एला के गुण देखते हो एला सूक्ष्म कफ श्वास कासाशु मूत्र कुचरून रसेतु कटुका शीता लघवी वातहरी मता ऐसे बोला है कि एला जो है वो खुद मूत्र कुचनाशक है, श्वास कास में भी यूज होती है, कफग्न है, लघु है और ये सब चीजें जो है वो किडनी को फायदा देने वाली रहती है। इसकी वजह से एला का यूज जो है ना एलादि घृत है, एलादि मंत है, उसके बाद एलादि क्वाथ है या फिर एलाद्य अरिष्ट है, ये सब चीजों का यूज जो है ना हम लोग एलाद्य अरिष्ट के द्वारा या फिर एलाद्य घृत के द्वारा किडनी डिजीज में कर सकते हैं। आगे का आगे की जो दवाई है आगे का मैंने ऐसे ही अष्टगुण मंड एक रेफरेंस मुझे जो प्रैक्टिस में बहुत यूज करता हूँ वो मैंने लिखा है। जो कैसा रहता है कि सीआरएफ के पेशेंट में बहुत बार हमको हीमोग्लोबिन डाउन हो गया मीन्स रक्त हीमोग्लोबिन का कम होना वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो अष्टगुण मंड करके जो दवाई है ना या जो शारंग संहिता मध्यम खंड में आने वाली आईयू है तो उसका जो मंड है वो पीने के देने के बाद वो रक्तवर्धन मीन्स उसके फलश्रुति आप देखेंगे दीपन प्राणोदो बस्ती शोधनो रक्तवर्धना ज्वरजी सर्व दोषों मंडो अष्टगुण उच्यते मीसो जो धान्य त्रिकटु सिंधुत्त मुदक तंडुल योजिता भ्रष्टश्च हिंगु तैलाभ्याम स मंडो अष्टगुण स्मृता ये जो बोला उसका रक्तवर्धन के लिए हमको यूज जो है ना कर सकते हैं मीन्स उसका यूज होता ही अच्छी तरह से। तो ये रक्त वर्धन करने के लिए ये योग जो है ना वो अच्छा यूज होता है। आगे जो है कंटक पंचमूल और वल्ली पंचमूल इसका भी हम लोग देख सकते हैं कि उसमें जो आया है विदारी सारीवा रजनी गुरुची अजशृंगी चैती वल्ली संज्ञा करमर्द त्रिकंटक सैर्यक शतावरी घृणनकी कंटक संज्ञा ये कंटक पंचमूल और वल्ली पंचमूल ये सुश्रु सूत्र स्थान में 38वां अध्याय में आए। तो उसके परिस्थिति में देखने जाएंगे तो तबित हरो ही है तो शोफत रहे विनाशनो सर्व में हरो चैव शुक्र दोषी विनाशनो। तो ये जो वल्लीज और वल्लीज पंचमूल जो है उसको प्रशस्तम कफनाशनम शुष्ट मूत्र अनिलहरम
वृश्चम इंद्रिय बोधनम। किडनी फेलियर के पेशेंट में हम लोग देखते जाएंगे कि कोई भी ज्ञानेंद्रिय की अगर उसमें विकृति देखने आगे चल के देखने को मिलती है, तो वैसी कंडीशन में मूत्र निकालने वाला और वात को कम करने वाला ऐसा वल्ली पंचमूल का काढ़ा या फिर वल्ली पंचमूल का चूर्ण वो यूजफुल होता है। और कंटकाक्य पंचमूल में कफानीलम परम मधुरानुरसम चैव पक्वाशय विशोधनम, ये पक्वाशय को विशोधन करने वाला बोला है। तो ये दोनों दवाई को हम लोग कंटक पंचमूल और वल्ली पंचमूल को दोनों दवाई को है ना किडनी फेलियर के पेशेंट में बहुत अच्छी तरह से यूज करते, बहुत अच्छा यूज उनको आप देख सकते हैं। जैसे कि आंखों का कुछ भी प्रॉब्लम हो जाना, मीन्स अगर प्रमेय है उसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी और डायबिटिक नेफ्रोपैथी ऐसे दोनों कंडीशन अगर रहेगी तो उसमें ये कंटक पंचम और वल्ली पंचम एक साथ करके देंगे ना तो बहुत अच्छा यूज हो सकता है, अच्छा यूज होता है। ये जो आप फलश्रुति भी देख सकते हैं कि रक्त पित्त हरम चाहिए तो शोपत्रय विनाशनो सर्व में हर वो चाहिए शुक्र दोष विनाशनो, सर्व में हर ऐसे बोला है उसको। और ये शुक्र दोष विनाश करने वाली भी बोली और रक्त पित्त और शोफ ये तीनों को नाश करने वाली बोले। तो ये जो दवाई है बहुत बहुत सारे पेशेंट में कंटक पंचमूल और वल्ली पंचमूल ऐसा अलग अलग करके मैं यूज नहीं करता हूँ, दोनों को एक साथ में यूज करता हूँ, लेकिन उसका यूज जो है बहुत अच्छा होता है। आगे जो दवाई मैंने बृहत्यादिगण ऊपर जो लिखा था वो बृहत्यादिगण का जो पार्ट है मैं आपको दिखा रहा हूँ सुश्रुत सूत्रस्थल 38वें अध्याय में। उसमें कैसे बोला है कि बृहति कंटकारी का कुटज फल पाटा मुदुकम चीति पाचनीय बृहत्यादिगण पित्तानिल पहा कफारुचक रुद्रोक मूत्रकुच रुजापा। उदावर्त जन्य संप्राप्ति रहेगी ना तो ये जो गण है बृहत्यादिगण उसका यूज जो है ना बहुत अच्छा होता है। अवरोध जो निकालना, अवरोध निकाल के कफ का जो अवरोध निकाल के मूत्र अच्छी तरह से बाहर निकालना, ये कंडीशन में बृहत्यादिगण ज्यादा अच्छा होता है, अच्छा काम करता है। बृहत्यादिगण करके बृहत्यादि को काट करके जो दवाई हम लोग यूज करते हैं वाकबट में आई हुई उसमें कैसा है बृहति 2 भाग में है और बाकी के लघु पंचु में एक भाग में है, गोक्षुर 2 भाग में है और बाकी के बृहति कंटकारी और शालीपर्णी और पुष्णीपर्णी ये एक भाग में है। वो जो क्वाथ है बृहत्यादि क्वाथ उसको उन्होंने अश्मरी नाशन करने के लिए बोला है। लेकिन ये जो बृहत्यादिगण मैं आपको बोल रहा हूँ तो उसके बारे में हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि ये जो गण है ना वो उदावर्त रहेगा, रुद्रोग रहेगा, कफ का अवरोध रहेगा, ये सब चीजों में बृहत्यादिगण बहुत अच्छा काम कर देता है। किडनी के नेफ्रॉन्स जो किडनी के नेफ्रॉन्स रीजनरेशन करना है तो बृहत्यादिगण को सिद्ध स्वर्ण सिंदूर के साथ में अगर यूज करेंगे तो उसका जो किडनी के नेफ्रॉन जो रीजनरेशन करना है वो भी काम हमको अच्छी तरह से देखने को मिलता है। तो बृहत्यादिगण किडनी डिजीज में बहुत अच्छा काम करता है, इसके लिए हर एक प्रैक्टिस में बृहत्यादिगण यूज होना ही चाहिए। आगे का जो गण मैंने लिया है वो गुरुचादिगण लिया है, वो गुरुचादिगण वाकबोट सूत्रस्थान 15 में गुरुची पद्मकारिष्ट धान्य का रक्तचंदनम पित्त श्लेष्म ज्वर छर्दी दाह तृष्णाग्न अग्निकुल। जैसे कि मैंने ऊपर बोला था कि छर्दी जैसे लक्षण जो है वो किडनी फेलियर में या फिर तृष्णा जैसे लक्षण है उसमें ये गुरुचादिगण दिन भर पीने के लिए देने से बहुत अच्छी तरह से फायदा देखने को मिलता है। जैसे पित्त श्लेष्म ज्वर छर्दी, पित्त श्लेष्म ज्वर उसके लक्षण बताते वक्त वाकबट आचार्य बताते कि शीत स्तंभ स्वेददाह आलस्य अव्यता अव्यवस्था तृष्णा कास श्लेष्म पित्त प्रवृत्ति मोहस्तंद्रा लिप्त तिक्तास्यताच नियम रूपम श्लेष्म पित्त जैसे मीन जैसे कि शीत स्तंभ में स्वेद और दाह में अव्यवस्था रहना, तृष्णा रहना, कास रहना, उसके बाद में मोह तंद्रा लिप्त तिक्तास्यता ये जो लक्षण जो बोले हैं उसमें पित्त श्लेष्म ज्वर के जो लक्षण बोले उसमें सब में गुरुचाद्यगण जो है ना बहुत अच्छा काम करता है। यकृत की विकृति रहेगी तो पटोलादिगण और किडनी की विकृति रहेगी तो गुरुचादिगण, ये थोड़ा सा उसमें अलग जो आ जाता है गुरुचादिगण के बारे में वो हम लोग देख सकते हैं। आगे का जो गण है वीरतरादिगण और वीरतरादिगण में वेल्लांतर और अनिक वृषभ वृषाश्म भेद गोकंटक इत्कट सहचार बाणकाशा वृक्षादनी अनल कुशद्वय गुंट गुंद्रा भल्लुक मोरट कुरंटक रंभपार्थ वर्गो वीरतरादि अहम अंति वातकृतान गदान अश्मरी शर्करा मूत्रकुचर आघात रुजाहरा। अभी इसकी फलश्रुति में हम देख सकते हैं कि अश्मरी शर्करा या फिर अश्मरी है, अश्मरी शर्करा है, मूत्रकुचर है, आघात रुजाहरा मीन्स वात व्याधि में जो वात व्याधि है वात रक्त जैसी कंडीशन है उसमें भी अगर किडनी फेलियर जैसे कंडीशन हमको देखने को मिलती है उसके साथ में तो वैसी कंडीशन में वीरतरादिगण का कषाय या फिर वीरतरादिगण का स्नेह मीन्स घी वो ज्यादा अच्छा फायदा देता है। वीरतरवादिगण का तेल भी अगर बॉडी को लगाने देंगे तो उससे भी शरीर का स्नेह जो है अच्छी तरह से मेंटेन रह के वात व्याधि और वात रक्त मीन्स जोड़ों का दर्द है वो जोड़ों का दर्द रहेगा मीन्स संधिवात जैसी कंडीशन रहेगी या वात रक्त जैसी कंडीशन रहेगी और उसके साथ अगर किडनी फेलियर रहेगा तो उसमें ये वीरतरादिगण जो है ना वो काम अच्छी तरह से करता है।
आगे का जो मैंने दवाई लिया है वो कौटजादि शिलाजीत है। कौटजादि शिलाजीत की फलश्रुति कंटेंट आपको सब देखने को मिलेंगे। कौटजादि फलश्रुति जो है वो पांडु कुष्ठ ज्वर प्रिय तमक श्वास भगंधरम रुत मूत्र पुतिका शुक्राग्नि दोष शोषो गरोदरम कासाश्रुक दर पित्तश्रुक शोप गुल्म गलामयन मेह वर्म भ्रमान हन्यु सर्वदोषारम शिरा। मीन्स बहुत सारे व्याधि जो है ना कौटजादि शिलाजीत में कवर हो जाते हैं। लेकिन उसको जैसे बोला है कि जैसे शिलाजीत को हर एक द्रव्य के 10-10 भावना देके या 10 या 20 या 30 या 40 ऐसा भावना देके अगर हम लोग बनाएंगे तो किडनी डिजीज के बहुत सारी कंडीशन जो है ना कौटजादि शिलाजीत में कवर हो जाती है। ये भी कल्प जो है ना वो किडनी फेलियर की कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है। आप देख सकते हैं कि उसमें मूत्र दोष आए हैं, शोष आया है, विष आया हुआ है, गर्विष आया हुआ है, कांस आया हुआ है, अश्रुदर आया हुआ है, ये सब शोफ आया हुआ है। ये सब चीजें जो है ना वो हमको किडनी डिजीज में देखने को मिलती है। वैसे हर एक कंडीशन में जाने वाला ब्रॉड स्पेक्ट्रम जैसे बोल सकते हैं वैसा कौटजादि शिलाजीत जो है ना वो काम करता है। बीजकारिष्ट एक दवाई जो है बहुत सारे पेशेंट में मुझे उसका अच्छा फायदा मिला है किडनी डिजीज में। जनरली संतर्पणजन्य संप्राप्ति रहेगी और उसमें किडनी डिजीज रहेगा तो उसमें बीजकारिष्ट का काम बहुत अच्छा होता है। ये इसका रेफरेंस चरक चिकित्सा पांडु चिकित्सा में आया हुआ है। उसकी भी फलश्रुति अगर हम देख लेंगे तो पिबेत तद ग्रहणी पांडु रोगार्षा शोतो गुलमुनुत मूत्र कुचम अश्मरी मेह कामला सन्निपातजी बीजकारिष्ट इतिएश आत्रेण प्रकृतिता। तो पांडु की संप्राप्ति है, वात रक्त है, वात व्याधि है, ऐसे कंडीशन में अगर पेशेंट रहेगा और उसको किडनी फेलियर डायग्नोस रहेगा तो वैसी कंडीशन में संतर्पणजन्य संप्राप्ति रहेगी तो बीजकारिष्ट का काम अच्छा है। अपतर्पणजन्य संप्राप्ति में बीजकारिष्ट मुझे नहीं लगता कि अच्छा काम करता है क्योंकि अपतर्पण अगर रहेगा और उसमें बीजकारिष्ट देंगे तो वो कैसा है कि शोषण करने वाला ज्यादा है। इसके लिए संतर्पणजन्य संप्राप्ति में उसका यूज जो है ना हम लोग कर सकते हैं। कामोदुदा रस अभी देखा है मैंने, कामोदुदा रस जो है वो बहुत सारे प्रैक्टिशनर यूज करते हैं। इसका ज्यादा अच्छा यूज अम्लपित्त में हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि अम्लपित्त की संप्राप्ति जो है ना वो किडनी फेलियर में कन्वर्ट होना बहुत बार हो जाता है। मींस किडनी फेलियर की कंडीशन पेशेंट को हम लोग पूछेंगे तो उसको लॉन्ग स्टैंडिंग अम्लपित्त रहता है। तो वैसी कंडीशन में जो हम लोग शुरुआत करना चाहते हैं ना तो शुरुआत में ही कामोदुदा रस जो है ना वो ज्यादा यूज अच्छा होता है। जिसकी फलश्रुति में बोला है कि जीर्ण ज्वर भ्रम उन्माद पित्त रोगेषु शस्यते आम्ल पित्ते सोम रोगे योज्य कामोदुदा रसा। मींस ये सब जो कंडीशन है अम्ल पित्त की कंडीशन है, अम्ल पित्त अगर ज्यादा दिन तक बॉडी में रहेगा ना तो उसकी वजह से शरीर का स्निग्धता और द्रवता ये दोनों गुण जो है ना खराब हो जाते हैं और उसका असर जो है ना हमको किडनी के ऊपर देखने को मिलता है। तो वैसी कंडीशन में कामोदुदा रस जो है ना वो कामोदुदा रस बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ये किडनी फेलियर में मैंने जो कुछ अर्क जो है वो अर्क में यूज करता हूँ। वो उसके बारे में मैंने बताया जैसे कि लघु पंचमूल अर्क है, कंटक पंचमूल अर्क है, पुनरावृत्त जर का अर्क है, धान्य को जीरक का अर्क है। ये सब अर्क जो है ना वो अर्क पद्धति जो है रावणकृत अर्क प्रकाश ग्रंथ है उसके में आपको ये इसका प्रोसीजर जो है ना वो सब मिल जाएगा। तो ये सब वनस्पति जो है लघु पंचमूल, कंटक पंचमूल, पुनरावृत्त ज्वर का काढ़ा इसका अर्क हम लोग यूज करेंगे ना तो उसका जो किडनी का द्रवता का बैलेंस करने का काम जो है ना वो अच्छी तरह से मेंटेन होता है और उसकी वजह से किडनी फेलियर के पेशेंट में हमको जो रिजल्ट है ना वो देखने को मिलता है। प्राणायाम के बारे में बोलने जाएंगे तो प्राणायाम में कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और शीतलियो सितकारी ये प्राणायाम किडनी डिजीज में बहुत अच्छे काम करते हैं। बहुत सारे पेशेंट को सर्दी रहेगी तो शीतलियो सितकारी उनको करने को नहीं बोलना है, सिर्फ कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम ही करने को बोलना है। उसके बाद में ओमकार प्राणायाम भी बहुत अच्छा काम करता है और भ्रामरी भी अच्छा काम करता है स्ट्रेस टेंशन रिलीव करने के लिए, तो वो भी हम लोग बोल सकते हैं। अत्यायिक अवस्था जो है किडनी डिजीज में वो ऐसे बहुत सारे पेशेंट मुझे देखने को नहीं मिलते। हाल ही में मेरे पास एक ARF की केस आई थी एक्यूट रेनल फेलियर में। तो उसमें भी कैसा रहा कि पेशेंट का तुरंत ही एक ही दिन में पेशेंट को यूरिन नहीं आया, यूरिन आउटपुट बंद हो गया। उसकी वजह से उसका क्रिएटिनिन चेक किया 12 मिल गया डायरेक्ट, 12.12 2 पॉइंट वैसा दिखने को मिला। तो कैसा होता है कि ऐसी कंडीशन में पेशेंट जो है वो आयुर्वेदिक से ज्यादा एलोपैथी के पास ही ज्यादा भागता है। तो उसमें डायलिसिस तुरंत करके उसका जो डायलिसिस करने के बाद उसको फर्क जो है ना वो देखने को मिला, 12 से 10 तक आ गए। मैंने खुद अत्याधिक अवस्था में पेशेंट जो है ना ट्रीट नहीं किए, लेकिन जो डायलिसिस जो चालू है उनका डायलिसिस कम करना या फिर डायलिसिस जिनको चालू नहीं उनको आयुर्वेदिक चिकित्सा से अच्छी तरह से कंट्रोल में लाके उनको डायलिसिस न करने देना। ऐसा तो बहुत 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 पेशेंट के बारे में मैंने किया है और उसका श्रेय जो है वो आयुर्वेद को है। वैसे ही मेरे जो गुरु है वैद्य समीर जमदग्नि, वैद्य गाडगी सर, इनको भी जाता है। और ये डायलिसिस भी हम लोग कम कर सकते हैं। जैसे पेशेंट का डायलिसिस जैसा चालू है तो वो डायलिसिस भी संख्या कम कर सकते हैं और उसको
धीरे धीरे डायलिसिस भी, विदाउट डायलिसिस भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। किडनी पेशेंट में कैसा रहता है कि किडनी पेशेंट में हम लोग सीरम क्रिएटिनाइन, ब्लड यूरिया, ये सब चीजें जो बार बार देखते रहते हैं। उसके बाद उसके साथ में ईजीएफआर जो है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो भी देखना ज्यादा जरूरी है। वो अगर कम हो जाता है तो उसका भी वो भी बढ़ना जो है ना, वो आयुर्वेदिक चिकित्सा से पॉसिबल है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस है जिनमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जीएफआर जो है ना बढ़ा हुआ है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो सिर्फ क्रिएटिनिन कैसा होता है कि हर टाइम पेशेंट अपने पास रिपोर्ट ही लेके आता है, क्रिएटिनिन कम करके दो, क्रिएटिनिन कम करके दो। ऐसा नहीं है कि हर एक पेशेंट का कम हो जाएगा। बहुत सारे पेशेंट अभी रेफरेंस से आते हैं कि उसका पेशेंट का कम होगा तो मेरा भी कम होना चाहिए। तो पेशेंट को पहले से ही प्रत्यक्ष क्या ना काउंसलिंग करके बताना चाहिए कि इसका कम होगा, ऐसा मतलब नहीं कि आपका भी कम होगा ही। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पूरा जा भी सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पूरा नहीं भी हो सकता है। तो क्योंकि किडनी डिजीज में कैसा है कि मैंने अभी जो कंडीशन बताई ऊपर, जो सब चीजें, तो उसमें जो कंडीशन है, वो कंडीशन का मीन्स वो हेतु जो है कितने बड़े हुए हैं, या फिर उसकी वजह से दोष दुष्य संभावना जो है कितनी बड़ी हुई है, वो पहले अगर वो ज्यादा असाध्य तक या कष्ट साध्य तक तो तरफ जाती रहेगी अपने हिसाब से, इस आयुर्वेदिक प्रोग्नोसिस के हिसाब से, तो ऐसा रहेगा ना, तो उसमें तो हम लोग पेशेंट को रिजल्ट जो है ना वो हर एक लिमिट तक ही दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक पेशेंट का क्रिएटिनिन कम हो जाएगा और पेशेंट का किडनी जो है ना अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमको उसके बारे में हर टाइम सोचना पड़ता है कि कितना तक जाएगा। तो प्रोग्नोसिस और काउंसलिंग, ये दोनों चीज भी है ना किडनी डिजीज में उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर करके ही हम लोग किडनी डिजीज की ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो ही हमको पेशेंट में फर्क जो है ना वो अच्छी तरह से मिल सकता है। और बाकी ये सब जो मैंने मेरे प्रैक्टिस में जो देखने को मिले, ये सब चीजें मैंने आपको बताई है। इसके अलावा भी बहुत सारे किडनी के फंक्शन काम करने वाले, किडनी में प्रॉब्लम करने वाले सिम्टम्स रहेंगे, या फिर कुछ प्रॉब्लम रहेंगे ना, वो भी हो सकते हैं। तो उसके बारे में अगर किसी को ज्यादा जानकारी रहेगी तो वो भी मुझसे शेयर कर सकता है। आई विल वेलकम फॉर दैट ऑल्सो। और ये बाकी जो डिजीज मेरे को जो दिखे हैं, वो मुझे जो पता चले उसके बारे में मैंने बताया है। ओके, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच राहुल और अमोल, मुझे ये अवसर दिया आपने बोलने के लिए। और जो भी कुछ मेरा जो अल्प ज्ञान है, और जो भी कुछ मैंने मेरे गुरु से पढ़ा है, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। उसमें अगर कुछ सुधारना रहेगी, उसमें कुछ गलती रहेगी, कुछ रहेगी, तो वो दोष मेरा है। और जो भी कुछ अच्छा है वो मेरे गुरु की वजह से है। ऐसा बोल के मैं मेरा आज का जो लेक्चर है वो समाप्त करता हूँ। किसी को कुछ भी सवाल वगैरह कुछ पूछना रहेगा तो वो पूछ सकता है। मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ओके, धन्यवाद। सर आवाज आपने येतोय? जो बोला है, हाँ, येतोय आवाज बोलिए। येतोय। सर आपने जो बोला है ना मेथी का दाने से वो अत्यधिक चिकित्सा में अक्यूप्रेशर हाँ हाँ, करना चाहिए लगाने से, तो वो किस प्रकार लगाना चाहिए? अब अभी ये अभ्यंतर लगाना चाहिए या बाह्य ऐसा? नहीं, बाह्य जो अपना ये जो पॉइंट है, मेटाफैलेंजेस जो है ऊपर वाला, हाँ मिडल फिंगर वाला, हाँ उसके ऊपर हाँ मेथी का दाना रख के उसको स्टिकिंग कर देना चाहिए। जैसे कि हाँ। वो एक्यूप्रेशर में वगैरह करते हैं ना, स्टिकिंग लगा देते हैं ऊपर से, वैसा मेथी का दाना वो बाहर से लगा के मेटाफैलेंजेस के ऊपर के लगा के उसको स्टिक करना चाहिए। बाहर से नाखून के नीचे सर? नाखून के नीचे, बराबर नाखून के नीचे का जो मेटाफैलेंजेस का पार्ट रहता है उसके ऊपर रखना चाहिए। अच्छा ठीक है। और सर ये प्रेशर से लगाना चाहिए या फिर हल्का नहीं, रख के स्टिकिंग लगाना है? हल्का रख के ही लगाना है। उसका प्रेशर सिर्फ वो nerve के ऊपर पड़ेगा तो पेन कम हो जाता है, वैसा उनका कहना है। मैंने पेशेंट में मुझे ये एक पेशेंट ने मुझे बताया था, इसके लिए मैंने बाकी के पेशेंट में भी ये ट्राई करके देखा, तो उसका परिणाम मुझे अच्छा मिला है। अच्छा। और सर और एक श्लोक में तिक्ता नामक आया था, तो तिक्ता द्रव्य का नाम क्या है? अब बता सकती है कौन सा श्लोक है वो? तिक्ता मीन्स कुटके रहेगा, तिक्ता अमृता परपटको रहेगा ना, पुढे गुड़ इसमें पुनरावृत्तक ज्वर में। तिक्तामृता कुटकी। हाँ। हाँ, कुटकी है, कुटकी है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। वेलकम। तो फिंगर पे वो प्लांटर एरिया में, सॉरी पामर एरिया में या डॉर्सल एरिया में, कहाँ लगाना है? डॉर्सल मेथी एरिया का में लगाना दाना। है। हाँ, ओके, थँक यू। मला एक शंका विचारायची आहे. मी चॅट बॉक्स मध्ये पाठवलं होतं. युरिन शुगर आवाज येतोय का? येतो ना मॅडम। हॅलो. हा, युरिन शुगर जे आहे डायबेटिक पेशंट मध्ये युरिन शुगर जेव्हा येते त्यावेळेला त्याचं क्लेद असं कन्सिडर करून क्लेद पाचन करायचं की क्लेद शोषण करायचं का क्लेद वाढवायचा आणि कोणत्या द्रव्याने? म्हणजे मूत्राल कसं आता चिकित्सा हे करायची की? हा
नाही, आता मूत्रल चिकित्सा कसं आहे, आता डायबिटीस मध्ये प्रभूताविल मूत्रता हे ऑलरेडी होत असतं. हा, हो. मग असं जर असेल तर त्याच्यामध्ये तर तुम्ही त्याच्यामध्ये आणखीन जर तुम्ही मूत्रल चिकित्सा दिली त्याच्यामध्ये मूत्र वाढवण्याचा प्रयत्न केला तर ते आणखीन तुम्हाला त्रासदायकच ठरणार आहे ना. हो हो. असं आहे. मग मग या अशा ठिकाणी वेळेस क्लेद क्लेदाचं पाचन शोषण. करणं हे जास्त अपेक्षित आहे. क्लेदाचं पाचन जे आहे ना ओके. तेच जास्त अपेक्षित आहे. आणि अति प्रमाणात क्लेदाचं शोषण करण्यासाठी कशायर जर वापरला गेला तर त्याने सुद्धा वातव्याधी सारखी संप्राप्ती जी आहे ना ती तयार होऊ शकते. त्यामुळे क्लेदाचं पाचन सतत करत राहणं आणि त्याच्यासोबत शरीरातला कफ जो आहे ना तो कफ जो विकृत कफ आहे तो पचल्यानंतर प्राकृत कफ मेंटेन ठेवणं ही गोष्ट जी आहे ना ती प्रमेय सतत करावी लागते. त्यामुळे प्रमेय जो आहे ना तो अनुषंगी सांगितलाय. म्हणजे तो कसा आहे की तो लगेचच बरा होणार नाही. कारण सतत तुम्ही क्लेदाचं पाचन करत राहिलात आणि त्याच्यामुळे कसं होतं की धातुक्षय सुद्धा उत्पन्न होऊ शकतो. कारण क्लेद संपल्यानंतर शरीरातल्या दोषांचं पाचन व्हायला लागतं, धातूंचं पाचन व्हायला लागतं. त्यामुळे धातुक्षय सुद्धा उत्पन्न होऊ शकतो. मग ती कंडिशन आणखीन खराब होते असं होतं. मग अशा वेळेस जो ती तारेवरची कसरत आहे की क्लेदाचं पाचन करणं आणि क्लेद मेंटेन ठेवणं म्हणजे कप मेंटेन ठेवणं ही सतत करणं गरजेचं आहे. तुम्ही जे कल्प सांगितले त्यापैकी कोणचे अल्टरनेटिव्हली वापरत राहायचे, म्हणजे हरळू वापरू शकतो का आपण ह्या कंडिशन मध्ये, किंवा बाकी कोणचे कल्प? बरेचसे कल्प विरतरादी आहेत ना, बरेचसे कल्प जे आहेत ना ते प्रॅक्टिसमध्ये वापरले जातात. मी आता किडनी डिझीजचाच फक्त संबंध होता त्यामुळे मधुसूदन वटी किंवा तुम्हाला सिद्धजल ह्या ज्या गोष्टी धानवंतरभूत ह्या गोष्टी ज्या आहेत ना त्या सांगितल्यात. तसं प्रमेयामध्ये वापरता येण्यासारख्या बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. म्हणजे शिलाजीत कल्प आहेत किंवा तुमचे ते प्रमेयामध्ये सांगितलेले काढे जे आहेत शिशुतल त्याचा वापर सुद्धा आहे. ठीक आहे. आणि अर्कांचं कुठे मिळेल किंवा काय तुम्ही सांगू शकाल? हे जे अर्क शेवटी आता तुम्ही उल्लेख केला. हा, अर्क जे सांगितलं मॅडम तर ते मी पर्सनली माझे स्वतः तयार करतो. अर्क यंत्र जे आहे तर त्या अर्क यंत्राच्या द्वारे ते अर्क त्या पद्धतीने काढून मी स्वतः तयार करतो. मग बाजारात कुठे मिळत असतील की नाही मला जरा शंका आहे. कारण मी मागे पण चौकशी केली होती. नाही, डिस्पेन्स नाही करत मॅडम. मी तुम्हाला दाखवू शकतो ते कसं काढायचं वगैरे किंवा त्याच्याबद्दलची माहिती देऊ शकतो डिटेल. सर ते अर्क काढण्याची जी मशीन आहे त्याची माहिती आणि ते कोणत्या बुक मध्ये तुम्ही बुकचं नाव सांगितलं होतं सर, त्यामध्ये कसं अर्क तयार करायचं? रावणकृत अर्क प्रकाश म्हणून बुक आहे. अच्छा, रावणकृत वैद्य. हॅलो सर, त्याची अर्काची जी मशीन आहे त्याची इन्फॉर्मेशन ग्रुपवर टाकाल का? हा, टाकतो. मी सांगतो राहुल जाऊ, मी सांगतो सगळे डिटेल मध्ये. हॅलो, प्रोसिजर आणि मशीनचं डिटेल प्लीज. हो, पाठवतो. थँक्यू. हॅलो सर. हा, बोला ना. हा सर, मधुमेह आहे, बीपी पण आहे, जॉईंट पेन पण आहे, सोबत अॅनिमिया पण डेव्हलप होत आहे आणि CRF असेल तर अशा कंडिशन मध्ये आपण काय द्यायला पाहिजे? ऍक्च्युली कसं आता तुम्ही मला डायरेक्टच हा प्रश्न विचारलाय. पेशंटचं ऍक्च्युली आयुर्वेदिक निदान जे आहे ना तर त्या कंडिशन मध्ये व्हायला पाहिजे. म्हणजे त्याला आता सुरुवात कशापासून झालेली आहे तर ते बघणं गरजेचं आहे. आणि आता ही कसं आहे की प्रमेय आहे, वातरक्त म्हणजे वातवेग आहेत, म्हणजे संधिशूल तुम्ही म्हटलं तसं, किंवा पांडू आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी एकत्रित आहेत. म्हणजे हे थोडंसं कष्टसाध्यतेकडे जाणार आहे. तर अशा कंडिशन मध्ये मग अशी बीजकारिष्ट मी जे वाचलं ते बीजकारिष्टातले कंडिशन जी आहे ना ही त्याला चांगली उपयोगी होऊ शकते. म्हणजे मी आता अगदी तुम्हाला ढोबळ मानाने सांगतोय बरं का, हेच औषध वापरायला पाहिजे असं काही नाही. कारण पेशंटचं आपण निदान केलेलं नाही किंवा पेशंट आपण बघितलेलं नाही. असं ऍक्च्युली औषध सांगणं पण चुकीचंच आहे, मला माहिती आहे ते. पण तर सुद्धा आता प्रश्न विचारलाय म्हणून मी फक्त तुम्हाला सांगतो की बीजकारिष्टाचा वापर किंवा वातरक्तातली जी काही औषधं जी आहेत तर त्याच्यामध्ये जनरली मधुखाद्य तेल म्हणून एक आलेलं आहे, एसटी मधूचं तेल आलेलं आहे, तर त्याचा वापर किंवा क्षीरबाला तेल आलेलं आहे तर त्याचा वापर जो आहे ना अशा कंडिशन मध्ये चांगला होऊ शकतो. ह्याच्यामध्ये प्रमेयाची चिकित्सा जी आहे ना ती प्रमेय आणि वातरक्त असा विचार करून जर चिकित्सा दिली गेली ना तर पेशंटमध्ये धानवंतऋताचे जे कंटेंट आहेत त्याचा धानवंतर कषाय किंवा धानवंतर रजिस्टर सुद्धा मिळतं, तर ते सुद्धा तुम्ही वापरू शकता. तर त्याचा उपयोग सुद्धा चांगला होईल. अच्छा. आणि सर आणखी एक विचारायचं होतं, CRF मध्ये आपण पुनर्नवादी मंडूर वापरू शकतो का? वापरू शकतो ना मॅडम, वापरू शकतो. चांगला उपयोग आहे त्याचा पुनर्नाव मंडूरचा पण. आणि संतर्पणजन्य संप्राप्ती असेल ना, जेव्हा विरेचन अपेक्षित असेल संतर्पणजन्य संप्राप्तीमध्ये आणि पांडू सारखी संप्राप्ती दिसत असेल, म्हणजे जे स्वल्प रक्त मेदस्व निस्सार शिथिलेंद्रिय ही पांडूचं जे लक्षण सांगितलंय प्रधान लक्षण, अशी कंडिशन असेल ना तर त्यावेळेस तुम्हाला पुनर्नाव मंडूराचा उपयोग उत्तम दिसतो. फक्त कसं आहे की ते गोमूत्राचा कल्प असल्यामुळे किंवा मंडूर जे असल्यामुळे ना तर ते जास्त दिवस कंटिन्युअस वापरू शकत नाही. अच्छा. सर किती दिवस आपण साधारण वापरू शकतो हे? पेशंटचं पाचन झालं, पेशंटची सूज उतरली आणि पेशंटची पांडूची लक्षणं कमी झाली की त्याच्यानंतर ते बंद करायला पाहिजे आणि त्याच्यानंतर मग आपली रेग्युलर जी औषधं आहेत ती ते औषधं सुरू करायला पाहिजे. ओके.
आणि सर एक तर असं सर विचारायचं होतं, हॅलो जर तुमच्याकडे पेशंटला हॅलो आणायचं असेल तर काय करायचं? राहुल मारवा सरांकडे माझा नंबर आणि ऍड्रेस वगैरे सगळं आहे. ते माझ्या जवळ प्रॅक्टिस करतात, त्यांना माहिती आहे सगळ्या गोष्टी. बरं, हॅलो चालेल सर. थँक्यू सर. हा अमोल, सर सर आवाज येतोय? येतोय मला ऐकायला. हा हा सर आपण इथं थांबूया कारण भरपूर क्वेश्चन आहेत. मी तुम्हाला फॉरवर्ड करतो ते. चालेल ना. अं, मग त्याचं उत्तर कशावर द्यायचं? सर व्हॉट्सअप केलं तरी चालेल. मी ग्रुपवरती पोस्ट बर करतो. बर बर चालेल चालेल, मी ठीक आहे. व्हॉट्सअप करतो. हो 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 तुमचा ओके. नंबरही शेअर करेन मी. ठीक आहे. हो चालेल सर चालेल चालेल. सर खूप 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 धन्यवाद. तुम्ही आज लेक्चरला बिझी शेड्यूल मधनं वेळ काढून एक मॅरेथॉन लेक्चर घेतलं. खूप छानपणे मध्ये थोडंसं इंटरप्शन झालं तरीही पेशन्सली तुम्ही सांगितलं. तर खूप खूप धन्यवाद. तुमचे आशीर्वाद असेच आमच्यावर राहावेत आणि पुन्हा आम्ही तुम्हाला आमंत्रित करू पुढच्या वेळेस नक्की एक वेगळा विषय घेऊन. ठीक आहे. चालेल. थँक्यू व्हेरी मच अमोल आणि राहुल. थँक्यू व्हेरी मच. ओके सर. थँक्यू. ओके या थँक्यू थँक्यू.